चलिए ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक हमारे पिछले लेक्चर के वाया कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश किया और उसके तहत हमने यूनिवर्स, अर्थ की शेप, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम लाइन, डेट लाइन, इन सब को समझ लिया। इनको समझा क्यों? उसके एस्पेक्ट को समझते हैं। इनको क्यों समझा हमने, इसको समझते हैं। ध्यान से देखो, आपका फेवरेट ग्लोब, जब मैं इसे ऐसे पकड़ता हूँ तो ये यकायक ही आपको झुका हुआ नज़र आता है। ये ऐसे ही झुका रहता है। इसको सीधा कर देंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। फिर पूछो कैसे नष्ट हो जाएगा? सागर पूछ रहा है कैसे? ऐसे कि ये जो बाहर चमासों का मौसम है ना, गर्मियों का, ये कभी बदलेगा नहीं। सारी ज़िंदगी इसी मौसम में रह जाओगे। और कई बार तो तापमान 49-50 डिग्री है कई जगहों पे, वो तो जल के झुलस के ख़त्म हो जाएंगे। बरसातों में डूब के जलमग्न हो जाएंगे शहर। सर्दियों में जम के खून जम के ईंटा पत्थर बन जाएगा। अगर पृथ्वी ऐसे रहने लगे कि जहाँ जो है बिल्कुल वैसा ही रहे, मौसमों में तब्दीलियाँ ना आए, तो क्या खेती हो पाएगी? क्या जीवन चल पाएगा? भोजन मिल पाएगा? नहीं, ऐसे नहीं काम करता। पृथ्वी पर जीवन हुआ ही इसलिए है क्योंकि जीवन के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना है। पहले वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनने में बहुत सारी चीज़ों ने रोल प्ले किया है। वो इकोसिस्टम जो एक जीवन को सपोर्ट कर सके वो पृथ्वी पर ही है। उसके बहुत से कारणों में से एक कारण है पृथ्वी किस रूप में चक्कर लगा रही है सोलर सिस्टम में सन के अराउंड। और उस चक्कर लगाने में एक बड़ी चीज़ है पृथ्वी का ये झुकाव। आइडियली अर्थ को ऐसा होना चाहिए था। ये अर्थ का एक्सेस है, कोई भी गोला है, फुटबॉल उंगली पे घुमाते हैं, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट रखूँ, पृथ्वी है ऐसी, होना ऐसे चाहिए था, है ऐसी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस 23.5 डिग्री झुकी हुई होने से ही सारे काम बनते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई? तो अर्थ टेक्निकली कितनी इंक्लाइंड है? 23.5 डिग्री। ओके, कितनी इंक्लाइंड है? 23.5 डिग्री। 23.5 किसी को नहीं समझ आता? 23.5। इज दैट क्लियर? इसके क्या क्या असर होते हैं अब हम वो समझते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूजेज अंडरस्टैंड करते हैं। इसको समझिए। देखिए, सपोज कीजिए कि ये सन है। इफ दिस इज द सन, लाइट्स ऑफ करिए। तो अपना सन भी बना ही सकते थे। इसको पकड़ो, इसको बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में ऐसे ही पकड़ना, हिलाना मत। सपोज कीजिए कि ये सन है और ये अर्थ हमने सीधी कर दी, क्योंकि 24 आवर में एक रोटेशन पूरी हो जाती है और 365 डेज में एक रेवोल्यूशन पूरा होता है। अर्थ सन के अराउंड रोटेट भी कर रही है, रेवोल्यूशन भी कर रही है, रोटेट करते हुए रिवॉल्व कर रही है। सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाना रेवोल्यूशन है और अपने एक्सिस पे घूमना रोटेशन है। सन के इर्द गिर्द जब पृथ्वी घूमती है तो वो जिस पाथ को फॉलो करती है वो एलिप्टिकल पाथ है, अंडानुमा एलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर पाथ नहीं है। ओके, और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे रखता और रोटेशन रोक दी थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, तो आपने देखा कि इतना एरिया, इसको सामने ले, इसको पकड़ो, जिसमें आपने यहाँ पर देखा टेक्निकली कि इतना एरिया इसका इल्यूमिनेटेड है। ओके, सीधे रखने से। और इसी रूप में अगर मैं इसे घुमाते चले जाऊं, ये देखिए, इसी रूप में घुमाते चले जाऊं, अब आप पकड़ो और वहीं पे ले आओ वापस जहाँ पे है। तो इसी फॉर्म में अगर मैं घुमाते चले जाऊं तो साल भर, यहाँ से शुरू हुई थी, 365 दिन का चक्कर लगाया, जितना एरिया इल्यूमिनेटेड था उतना ही एरिया इल्यूमिनेटेड है। जहाँ पर जितनी कंसंट्रेशन थी लाइट की, यहाँ पर अगर वर्टिकल रेज फॉल कर रही थी तो सारा साल यहीं पे वर्टिकल, और यहाँ पर अगर स्लांटेड फॉल कर रही थी तो सारा साल यहाँ पे स्लांटेड फॉल करती रही। मतलब किसी भी तरह से पूरी अर्थ पे राउंड द ईयर
जो टेम्परेचर जिस लोकेशन का बना हुआ है वो बना रहेगा, उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। मतलब आप राउंड द ईयर जहाँ पर भी अर्थ पे हैं सेम क्लाइमेट एक्सपीरियंस करेंगे। इसका मतलब अगर वहाँ का क्लाइमेट सेम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वेदर कंडीशंस विल ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, इसका मतलब चेंजेस नहीं आएंगे सीजनली, सीजनल चेंजेस एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप सारा साल सेम सीज़न एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, लेकिन इस सिनेरियो को बदल देते हैं। ये देखिए मैं बदलने जा रहा हूँ। अब अर्थ ऐसे नहीं है, अर्थ टेक्निकली तो ऐसे पकड़नी है ना। ये देखिए अर्थ इंक्लाइंड है। अब आपने क्या देखा, सपोज़ कीजिए शुरुआत हुई है रेवोल्यूशन की, तो आपने देखा कि अर्थ के ऊपर का इतना हिस्सा डार्क है, लेकिन इतने हिस्से में नीचे तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकाश है। और इस प्रकाश में भी आप ये देख पा रहे होंगे, इस प्रकाश में आप ये देख पा रहे होंगे कि ये हिस्सा जो है दिस वन, यहाँ पर प्रकाश ज़्यादा है। ओके, अब हमने ये देखा कि जब इस पोजीशन में अर्थ है इंक्लाइंड पोजीशन में, और ये वर्ष का कोई एक समय है, ईयर का कोई एक टाइम है, तो क्योंकि अर्थ का ये हिस्सा बल्ज आउट फील हो रहा है, ये हिस्सा बाहर निकला हुआ, पेट बाहर निकला लग रहा है, ये हिस्सा आगे की ओर निकला लग रहा है, ये सन को ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, तो सन यहाँ पे ज़्यादा इंटेंस है। लेकिन बिल्कुल दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसको एक्सपोज उस लेवल पे हो ही नहीं रहा। ये सिनेरियो बदल जाएगा। ये सिनेरियो कैसे बदलेगा, अब आप ध्यान से देखिए, दीजिए हम अर्थ को घुमाते हैं, ये लीजिए। अब हमने ये सिनेरियो क्रिएट किया। इस सिनेरियो के क्रिएट होने से असर क्या आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ही घूम जाता हूँ। ये देखिए, इस सिनेरियो के क्रिएट होने से जो हिस्सा पहले सन के प्रभाव में नहीं था वो हिस्सा सन के प्रभाव में आ गया, और नीचे का हिस्सा जो पहले सन के प्रभाव में ज़्यादा था वो सन के प्रभाव से निकल गया। मतलब ये हिस्सा अब सन के प्रभाव में आ गया। ओके, अब ऐसे में ये होता क्या है, होता ये है कि राउंड द ईयर जब इस इंक्लाइंड वर्जन में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो क्योंकि हमारा सन तो एक ही दिशा में है, टेक्निकली जो असली सन है वो तो हर दिशा में है, वो तो ऐसे हर तरफ ही नज़र आता। तो राउंड द ईयर जब अर्थ इंक्लाइंड वर्जन में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसका असर क्या दिखता है, उसका असर ये दिखता है, ध्यान से देखो, उसका असर ये दिखता है, ये इंडिया है, ऐसा असर होगा, यू विल फील लाइक कि दैट सन इज मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। नाउ ऑब्जर्व इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे इम्पैक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए सन इक्वेटर पे चमक रहा है, अब ऊपर गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमक रहा है, जैसे ही देखिए नॉर्थ पोल इसकी लाइट के अंडर में आ गया, लेकिन साउथ पोल बाहर हो गया लाइट से, वापस आ रहा है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे जैसे ही आया तो नॉर्थ और साउथ पोल की पोजीशन सेम हो गई लाइट के कॉन्टेक्स्ट में। अब इक्वेटर से नीचे जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ पोल लाइट के अंडर आ गया है, साउथ पोल लाइट के अंडर आ गया, नॉर्थ पोल बाहर निकल गया, फिर वापस से इक्वेटर, फिर वापस से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस तरह से सन नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव करता फील होता है। ओके, ये अपेरेंट मूवमेंट्स कहलाती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर नीचे हो रहा है। असल में सन तो वहीं का वहीं खड़ा है, वो तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, क्योंकि इंक्लाइंड अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। तो लाइट्स ऑन, क्योंकि इंक्लाइंड अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, तो इसका नतीजा ये निकल रहा है कि कभी ये हिस्सा सन के ज़्यादा एक्सपोजर में है, तो कभी ये हिस्सा, कभी ये, तो कभी ये। ओके, इस वजह से राउंड द ईयर आपको फील हो रहा है कि सन नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव कर रहा है, जबकि सन नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव नहीं कर रहा है। अब मैं उसका एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, रख दीजिए। सपोज़ कीजिए कि ये वो दिन है जिस दिन को हम कहते हैं, ये इक्वेटर है आपकी, और ये आपकी मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 पे। अब आप मान लीजिए कि ये वो दिन है जिसको हम कहते हैं 21 जून। 21 जून में एक्चुअली में क्या होगा, लाइट ऑफ करिए। 21 जून में सन
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल है, ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस इज। और यहाँ कहीं आप रहते हैं, तो अगर आप देखें तो ये अगर इंडिया है, तो यहाँ कहीं आप पंजाब में रहते हैं, सपोज कीजिए, क्या बना दिया इंडिया भी यार, सिंपली आप मानिए कि आप यहाँ कहीं रहते हैं, ठीक है, तो इसका नतीजा क्या मिलता है आपको? इसका नतीजा ये आपको मिलता है, क्योंकि सन यहाँ पर है, तो जब भी सन, अर्थ आपकी घूम रही है, जब सन हराइजन पे आता है आपको दिखना शुरू होता है। सन हराइजन पे आने का मतलब क्या है कि आप अगर इंडिया में यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर सन है, आपको तो वो यहाँ पर सन है, नीचे कर लो अगर दिख सकता है आपको, तो सन धीरे धीरे एक्सपोज होगा ना। लाइट ऑफ करो। अभी के लिए तो सन देखिए इंडिया में आया ही नहीं, अब देखिए सन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आ गया, धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ से देखूँ अगर, तो सन तो गया, आपको तो दिख नहीं रहा। तो इसीलिए जब हम एक स्फेरिकल बॉडी पे रहते हैं, स्फेरिकल बॉडी में रहते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे खड़े हैं अगर, तो हम घूम के यहाँ पर आएंगे, फिर घूम के यहाँ पर जाएंगे। इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो वो चीज़ हमें धीरे धीरे दृष्टिगोचर होनी शुरू होगी, वो हमारे विजन में आना शुरू होगा। अभी हम उस चीज़ में अगर यहाँ पर खड़े हैं, सन कहीं यहाँ है ना, तो हमारा विजन यहाँ है, सन तो यहाँ है, वो हमारे होराइजन में ही नहीं है। लेकिन देखना थोड़ी देर बाद ही सन तो वहीं था, हमारे होराइजन पे आ गया, सूर्य उदय होने लगा, सीधी दृष्टि पे दिखने लगा, हमें पता लगा। ये प्रमाणित करता है कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है। कई लोगों का ऐसा मानना था प्राचीन काल में कि अर्थ फ्लैट है, कॉपी ऐसी है, जैसे नोटबुक है, इधर जाएंगे तो गिर जाएंगे, उधर जाएंगे तो गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि समुद्र के किनारे जब आप खड़े रहते हो तो दूर से आने वाला पानी वाला जहाज आपको एक ही बार में पूरा नहीं दिखता, क्योंकि ये आपकी दृष्टि है। और अगर वो सामने से एक फ्लैट रोड पे आ रहा है तो फिर दूर से भी वो आपको पूरा ही दिखना चाहिए, यहाँ पे भी पूरा, यहाँ पे भी पूरा। लेकिन ये आपकी दृष्टि है, ये रेंज है आपकी दृष्टि की। वो क्योंकि एक कर्वेचर से होके आ रहा है, तो पहले आपको सबसे पहले उसके ऊपर झंडा दिखेगा, धीरे धीरे झंडे के नीचे का एरिया, धीरे धीरे थोड़ा सा जहाज, पूरा जहाज अब आपके क्लोज जब आएगा बड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जब आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो क्योंकि सामने पहाड़ है, ये आपका कर्वेचर है अर्थ का। तो आप तो अभी यहाँ पे तो पहाड़ दिख नहीं रहा, अब थोड़ा सा यहाँ पे गए हो तो पहाड़ की चोटी दिखेगी, थोड़ा आगे जाओगे थोड़ा और पहाड़ दिखेगा, थोड़ा और आगे जाओगे पूरा पहाड़ दिखेगा। ये बातें प्रमाणित करती हैं कि पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल है कि चपटी है, इसको लेकर बहसबाजी बहुत चली थी। पृथ्वी गोल को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ, जिसने सही मायने में पृथ्वी की कितनी गोलाई है इसको मेजर भी करके बताया, मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। इरेटोस्थनीज ने ये किया था। तो टेक्निकली ये जो आपके होराइजन पे सन आता है, ये प्रमाण है कि पृथ्वी गोल है। तो जब आपके होराइजन पे आया, ये इंडिया था, है ना, यहाँ पे सन था, ये धीरे धीरे आया। अब जब धीरे धीरे वो आना शुरू हुआ है, तो ऐसे सन आने शुरू हुआ है, ये आपकी दृष्टि की रेंज है। तो पहले वो आपकी रेंज में एंटर हुआ, एंटर करते 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 एक टाइम पे वो आपके सर पे आ जाएगा, वो 12 बजे। तो 21 जून के दिनों में दोपहर के समय पंजाब में भी वैसे ये हो जाता है कि शैडो लगभग बनती नहीं है, शैडो नहीं बनती, क्योंकि सन एकदम ओवरहेड होता है हमारे। 12 बजे नून पे वो उस मेरिडियन पे है, और सन क्योंकि 21 जून में ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल है, तो फिर हमें सन ऐसे चढ़ते नजर आता है। ध्यान से देखना, सन हमें हमारे, ये मैं खड़ा हूँ अपने घर के बाहर, आपको बिल्कुल अपने पूर्व से चढ़ के से ऊपर जाता हुआ दिखेगा ओवरहेड, और ऐसे डूबेगा। अब मैं चेंज करता हूँ इसको, 21 जून के बाद नीचे जाना शुरू होगा सन। 23 सितंबर के बाद नीचे जाने का मतलब, ऊपर जाने का मतलब नॉर्थवर्ड साउथवर्ड, अभी समझेंगे। ये नीचे चला गया और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और जैसे ही नीचे गया यहाँ पे, ये 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल होता है। इन दिनों में अगर आप अब अपने घर के बाहर खड़े रहो 12 बजे, अब इन दिनों में जब सनराइज हो रहा है, तो ध्यान से देखना, आप यहाँ खड़े हो गेट के बाहर, सन ईस्ट में ही राइज होगा, पर थोड़ा यहाँ से राइज हो रहा है, थोड़ा यहाँ से।
और सन ऊपर गया, थोड़ा इतना कहीं गया, अपने घर से देखते हो आप, वहाँ पर सन दिखता है दोपहर को भी सर्दियों के दिनों में, इतना कहीं गया, वहीं से ऐसे जाके डूब गया। 21 जून को यहाँ खड़े हो, बिल्कुल ये एकदम यहाँ से राइज होके यहाँ से जा रहा है, और सर्दियों में यहाँ से राइज होके यहाँ तक गया, ये पीक है, इतनी हाइट ही अटेन करेगा और यहाँ तक गया। इसलिए 12 बजे सर्दियों के दिनों में शेडो ज़्यादा दिख सकती है, क्योंकि सन आपके बिल्कुल ओवरहेड ना हो करके दूर है आपसे, ओवरहेड नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि अर्थ इंक्लाइंड है, और वो इंक्लाइंड अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और वो इंक्लाइंड अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो सन की नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट ऐसा हो रही है, फील होता है। इसका मतलब सन जब 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल है, तो तब सूर्य की सीधी किरणें भारत में पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं भारत में, इसको हम कहते हैं वर्टिकली फॉल कर रही हैं एकदम, ओके, परपेंडिकुलर, सीधी किरणें गिर रही हैं भारत पर। और सीधी किरणें जब किसी चीज़ की पड़ रही हैं, ऐसे सामने से सीधी, ऐसे सीधी का मतलब ये सीधी किरणें पड़ रही हैं। लेकिन जब अब सूर्य आपके रीजन से दूर गया, क्योंकि वो अब 3 महीने बीतने पर इक्वेटर पे आया, इक्वेटर के बाद नीचे, अब सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ रही हैं, अब सूर्य की तिरछी किरणें पड़ रही हैं, स्लांटेड। क्यों? बता देते हैं, क्यों बता देते हैं, ध्यान से देखना है, लाइट्स ऑफ, ध्यान से देखो इसे। जब सन यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो आपको फील नहीं हो रहा कि सूर्य की स्लांटेड किरणें पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी सन की कम हो गई है, पर यहाँ पे बहुत ब्राइटन है बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड देखिए कितना ब्राइट हो गया है, ग्लो कर गया है, क्योंकि यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है अगर, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधे पड़ रहा है, देखिए रोशनी चमक रही है यहाँ पे, तो सन रेज आर वर्टिकल, बट हेयर द सन रेज आर स्लांटेड, ओके। जब सन नॉर्थवर्ड गया तो देखिए हेयर सन रेज आर वर्टिकल नाउ इंडिया में, बट इन साउथ ऑस्ट्रेलिया में सन रेज आर स्लांटेड, ओके, इज दैट क्लियर? अब ध्यान से समझना है मेरे बच्चे, जब ये वर्टिकल सन रेज हैं और जब ये स्लांटेड सन रेज हैं, अब नीचे ले जाते हैं, स्लांटेड सन रेज इंडिया में और वर्टिकल सन रेज ऑस्ट्रेलिया में। अब ध्यान से देखो थोड़ी देर के लिए, वर्टिकल वाला सन ईस्ट से चढ़ा, ओवरहेड आया, चला गया, ये वर्टिकल वाला सन था जून के महीनों में। अब सन कैप्रिकॉर्न पे है, दिसंबर चल रहा है पंजाब में, ईस्ट से सन चढ़ेगा तो आपके लिए भी रोशनी तो मिल रही है, लेकिन देखो आपको वर्टिकल मिल रही है, तो आप यहाँ पंजाब में खड़े होते हो, तो मैंने क्या बताया, सूरज कहाँ दिखता है, यहाँ कहीं, मैंने क्या बताया था, यहाँ से उठता है, यहाँ पे कहीं ऊपर चढ़ता है, यहीं पे डूब जाता है, मतलब यहाँ पे कहीं पर है नीचे, इसलिए यहाँ पे खड़े होके आपको दूर दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ही खड़े होकर के आपको दूर दिख रहा है, दूर दिख रहा है, ओके, समझ में आई बात? क्योंकि वो आपको उस समय में सन एक्चुअली में कहाँ पर है, साउथ में, साउदर्न हेमिस्फेयर में। अच्छा, इसको फिर गर्मियों में ले आते हैं, देखिए ये लीजिए, ईस्ट से चढ़ता है, ये इंडिया है, लाइन इंडिया है, ये समझ लो, ये चढ़ा ले बिल्कुल सामने, यहाँ आप खड़े हो, सामने दिख रहा है बिल्कुल वर्टिकल। कब दिखेगा? बिल्कुल 12 बजे देख लेना, पूरे वर्टिकल दिखेगा, ठीक है। और बिल्कुल कैसे चढ़ा, देखो लाइन की बिल्कुल सेध में चढ़ा, मैं कैसे चढ़ा रहा था जून के महीनों में, ईस्ट में, आप गेट के बाहर खड़े हो ना, बिल्कुल ऐसे ईस्ट से चढ़ रहा है, और बिल्कुल ऐसे आपके टॉप पे आ रहा है, और देखो शेडो ही नहीं बन रही मेरी, अब मेरी नीचे शेडो देखो बन ही नहीं रही है ना, क्योंकि वर्टिकल हो गया ना, कैसे बनेगी, और बिल्कुल ऐसे डूब गया। अब इसको बिल्कुल छोड़ो, अब ये सन यहाँ से चढ़ा, ऐसा हुआ, ये इसलिए हुआ कि मैं जब सन को ऐसे देख रहा हूँ, तो सन जिस लाइन पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मैं आँखों में आंखें डाल के देख पा रहा हूँ उसके। अब सेकंड केस में मुझे आंखें झुकानी पड़ रही हैं, क्योंकि वो कैप्रिकॉर्न पे चला गया ना, तो वो ये वाला केस हो गया कि अब वो नीचे चला गया, देखो। तो अब इसका सिनेरियो क्या है कि अब पहले तो यहाँ पर था, अब यहाँ पर चला गया, इसका मतलब क्या है कि अब सन दूर से दिख रहा है, तो यहाँ से चढ़ा, यहाँ तक ऊपर गया, यहीं पे डूब गया। दूर का मतलब पहले आंखों में आंखें डाल के देखते हो उसे, अब नीचे चला गया, मतलब आप स्लांटेड देख रहे हो, स्लांटेड दिखेगा, और उसका मतलब यही है, आंखें में आंखें डालने का मतलब यहाँ पर है, स्लांटेड का मतलब कहीं यहाँ पर है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है
कहीं यहाँ पे दिखेगा 12 बजे सन। जब कैंसर पे होता है मुंडी उठानी पड़ेगी, कभी यहाँ कहीं यहाँ पर दिखेगा। अच्छा, जब यहाँ पर हुआ तो देखो मेरी पीछे शैडो नोट करो, शैडो बनी सर्दियों में। अच्छा, अब नोट करो, है शैडो? शैडो है ही नहीं। पर हम पंजाब में हैं तो थोड़ी सी बनेगी, क्योंकि हम कैंसर पे हैं नहीं ना, हम सब ट्रॉपिकल हैं, तो कैंसर पे बिल्कुल वर्टिकल आएगी। पंजाब में तो फिर थोड़ी सी स्लांट हो जाएगी, बट स्टिल देख लेना कभी जून महीनों में 12 बजे दोपहर को बहुत मिनिमम, हम तो क्रिकेट खेलते रहे हैं तो बहुत कम शैडो बनती। ठीक है, तो दिस इज़ द सिनेरियो। सन यहाँ, गर्मियाँ जून का महीना, सन यहाँ, गर्मियाँ दिसंबर, सर्दियाँ दिसंबर का जनवरी का महीना। यहाँ से उठा, यहाँ पे टॉप पोजीशन पे दिखा, यहीं पे डूब गया। सर्दियाँ, यहाँ से उठा, यहाँ पे ओवरहेड दिखा, यहाँ पे डूब गया। अब आप अपने घर के आंगन में बैठ करके, लाइट जगाओ, अब आप अपने घर के आंगन में बैठ करके ये एक्सपीरियंस किया करोगे, गर्मियों के दिनों में धूप कहाँ तक आ रही है आंगन में और सर्दियों में धूप कहाँ तक आ रही है। बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और आप कहोगे कि गर्मियों में धूप यहाँ तक आती है, सर्दियों में धूप वहाँ तक आती है। कारण गर्मियों में सूरज ऐसे चढ़ के ऐसे जा रहा है, सर्दियों में सूरज ऐसे चढ़ के ऐसे जा रहा है। गर्मियों में आंगन में बैठ करके दोपहर का सूरज नहीं देख पाते, ऊपर छत आ जा रही है। सर्दियों में दोपहर को बाहर बैठ के वो सामने बादलों में कि सूरज आज भी नहीं निकल रहा, धुंध पड़ी है, कोहरा। गर्मियों में दोपहर को घर में बैठ करके ऊपर छत आ जा रही है, क्योंकि आपकी मुंडी, सर, आपका सर, आपका छत और आपका सूरज एक लाइन में हुए पड़े हैं, क्योंकि वो आपके वर्टिकल हुआ पड़ा है। लेकिन सर्दियों में आपका सर, आपकी छत, सूरज वहाँ पे दिख रहा है, दिखेगा। तो सर्दियों में आंगन में बैठ के आराम से सूरज दिखता रहता है, क्योंकि उधर से ही चढ़ता है, उधर ही उठता है, उधर ही गिर जाता है। उधर कैसे, मतलब उधर का क्या मतलब भाई? मैं यहाँ खड़ा हूँ ना पंजाब में, मैं ग्लोब में यहाँ पर हूँ, सन यहाँ पर है। जब मैं ग्लोब में यहाँ पर था, सन भी यहाँ पर था, तो सन यहीं पे चढ़ता था, मेरे ओवरहेड आता था, सेट हो जाता था। तो मैं था, मेरे सर पे छत थी, ऊपर सन था, 12 बजे दिखता नहीं था। लेकिन अब सन यहाँ है, तो मैं यहाँ हूँ, मेरे सर पे छत है, पर सन यहाँ है, मुझे दिख रहा है। 12 बजे भी मुझे दिख रहा है। कहाँ पे? यहाँ से यहाँ दिख रहा है, स्लांटेड। सन हुआ तो ओवरहेड ही, पर मेरे लिए कितना का ओवरहेड हुआ? देखो, यहाँ पे होता तो ओवरहेड कितना दिखता, यहाँ पे है तो ओवरहेड कितना का है? यहाँ से उठा, यहाँ तक गया, डूब गया। लेकिन यहाँ पे, यहाँ से उठा, यहाँ तक गया, डूब गया। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसलिए गया कि यहाँ से अर्थ से देखिए ये कर्वेचर आ गया। ओके, तो उतना का ही उठा, डूब गया, हाई पॉइंट अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो आप कभी भी देख लेना, गर्मियों में ऐसे देखना पड़ेगा, गर्मियों में ऐसे देखने से दिख जाएगा वो। गर्मियों में ऐसे देखना पड़ेगा, सर्दियों में वो सामने दिख जाएगा। और ये इन दिनों में नोटिस करना शुरू करना है आपको। मैं आपको आज से ही ये टास्क दे देता हूँ। आप अपने घर से निकलेंगे, आपका घर का जो भी फेस है, कोई भी फेस है, कोई बात नहीं, आपको घर से निकलना है। आपको सन राइज़ की पोजीशन देखनी ईस्ट। तो अगर ये सन राइज़ है ईस्ट, तो ये साउथ है। तो आपको ऐसे साउथ की तरफ मुँह करके खड़े होना है। और इन्हीं महीनों से शुरू कर दो, दोपहर 12 बजे। इन्हीं महीनों में जुलाई चल रहा है, दोपहर 12 बजे सन यहाँ पे दिख जाएगा। अगस्त में सन यहाँ पे, सितंबर में सन वहाँ पे, अक्टूबर नवंबर में सन वहाँ पे, दिसंबर जनवरी में। तो ये वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे सन तुमसे दूर जा रहा है। तुम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे खड़े हो, सन 12 बजे तुम्हारी सर पे चमक रहा है। अब आ जाते हैं ऐसे, ये इंडिया नीचे की ओर देख रहा है, इक्वेटर की ओर, तुम्हें 12 बजे अपने सर पे दिख रहा है सन। अब सन तुमसे दूर जा रहा है, किधर जा रहा है? इक्वेटर, इक्वेटर के बाद किधर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब तुम्हें 12 बजे वाला सन कहीं वहाँ दिख रहा है। ओके, इसलिए अक्सर कहते हैं कि विंटर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन ज़्यादा हाई जाता नहीं, सन ज़्यादा राइज करता नहीं। बेटा तुम्हारे तो इतना कर भी रहा है, इतना कर भी रहा है। जो पोल पे है, नॉर्थ पोल पे, राइज ही नहीं कर रहा है। 6 महीने की रात ही रात, सन राइज ही नहीं कर रहा। कैसे राइज कर जाएगा? अभी तो बताया, जब सन यहाँ पे वर्टिकल चमक रहा है, तो ये क्या है कर्वेचर इतना इतना। उसके प्रकाश तो आखिर यहाँ तक ही रुक रहा है, 66.5, 66.5। ये तो सारा अभी बताने वाला हूँ, पहले ऑर्गेनिकली समझाना चाहता हूँ। यहाँ से स्लांटेड भी जाके पड़े राइट, तो यहाँ तक पड़ रही है।
इसके ऊपर वाले तो कह रहे भाई तुम्हारा तो राइज भी हो रहा था, हमारा तो होता ही नहीं, अंधेरे में ही जीवन चल रहा है, मतलब पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, सन यहाँ पे है, उगता होगा, सिर पे आता भी होगा, डूबता भी होगा, हमें क्या, प्रकाश यहाँ तक आके रुक जा रहा है, ये लास्ट पॉइंट है प्रकाश का, हम यहाँ रहते हैं। तुमने कहा तुम यहाँ रहते हो, हम यहाँ रहते हैं, हमारे भी अब उतना नहीं उगता, सिर पे नहीं आता, आता है, उगता है, हल्का धीमा धीमा डूब जाता है, गर्मी भी नहीं फील होती। दोपहर 12 बजे लाल लाल बड़ा दिख रहा होता है पर गर्मी नहीं होती। कहते गर्मी कैसे, दूर से तो आ रही है, स्लांटेड। कुछ समझ में आया? ऑर्गेनिक है सारा। अब कुछ समझे बातें हैं? अच्छा समझो। तो अब सन को मूव कराना है तो किसी एक लाइन से ही दौड़ाएंगे। किसी भी आदमी को दौड़ाना है तो किसी एक लाइन से दौड़ाओगे, हमेशा दौड़ता रहेगा तो पकड़ के समझोगे कैसे? तो थोड़ी देर के लिए समझते हैं, यहाँ से दौड़ेगा। अब ये जो दौड़ेगा ये डेट हम मान करके चलते हैं, कौन सी डेट है? सपोज करो ये 23 मार्च है, ठीक है? इट इज 23 मार्च। 23 मार्च को सन इक्वेटर पे वर्टिकल होता है। 23 मार्च को सन कहाँ वर्टिकल होता है? इक्वेटर पे वर्टिकल है। जब सन इक्वेटर पे वर्टिकल होगा मतलब पूरे स्फेयर के बिल्कुल जो इक्वेटर सेंटर में है उस पे वर्टिकल है, तो ऐसे में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या फ़र्क आ जाएगा? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। इस समय में नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो जब आप मार्च के महीने में अपने घर में नोटिस कर लेना, दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। मार्च के महीने में दिन और रात का फ़र्क क्या हो जाता है? ख़त्म, क्योंकि दोनों बराबर आ जाते हैं। जितने घंटे का दिन उतने घंटे की रात। ओके, अब फ़र्क आएगा, ध्यान से समझो। 23 मार्च, एक महीना बीता 23 अप्रैल, एक महीना और बीता 23 मई, एक महीना और बीता 23 जून। 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरती है। मुख्य तौर पर देखना है तो एक राज्य मध्य प्रदेश है, वहाँ से गुजरती है। मुख्य तौर पर देखना है तो ऐसा माना जाता है कि उज्जैन से गुजरा करती थी, उज्जैन को केंद्र भी माना गया, तो भोपाल के पास से गुजरती है। डन। सन एकदम वर्टिकल, इंडिया के सेंटर में सन वर्टिकल। 21 जून हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं इस दिन, क्योंकि हमें सबसे बड़ा दिन मिलता है। तो साल का सबसे बड़ा दिन कौन है? 21 जून। तो बड़ा मतलब दिन लंबे, रातें छोटी। तो 23 मार्च के बाद सन की क्या मूवमेंट शुरू होती है? आफ्टर 23 मार्च सन की मूवमेंट का नाम लिखेंगे नॉर्थवर्ड माइग्रेशन टुवर्ड्स कैंसर। ये एक मूवमेंट। ओके, तो कैंसर की ओर 23 मार्च के बाद नॉर्थवर्ड माइग्रेट करेगा। ओवरऑल नॉर्थवर्ड माइग्रेशन कब शुरू होगी? 22 दिसंबर के बाद, यानी कि 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को सूर्य अपनी दिशा बदलता है, ठीक है? ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थवर्ड माइग्रेशन इक्वेटर को छोड़ता है 23 मार्च को और कैंसर की ओर बढ़ना शुरू करता है। इतनी बात समझ आ गई? तो सन इज माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द कैंसर। ओवरऑल सन रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन ऑन 23 दिसंबर एंड स्टार्टेड नॉर्थवर्ड माइग्रेशन। उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण की परिस्थिति होती है ये, सूर्य उत्तर की ओर आना शुरू हो गया है। ओके, वो हम बाद में आएंगे। पहले 23 मार्च से 23 अप्रैल, मई, जून हो गया, 21 जून हो गई, बस इससे आगे नहीं जाएगा सन। अब ऊपर ऊपर नहीं, 21 जून जर्नी वापस, 22 जून वापस साउथ, ठीक है? तो 21 जून से 21 जुलाई, 21 अगस्त, 21 सितंबर, फिर यहाँ पर 23 सितंबर को फिर इक्वेटर पे है। फिर से नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। इन आजकल दिन लंबे चल रहे हैं। तो 23 मार्च से 21 जून तक इक्वेटर से कैंसर तक आने के लिए सन ने कितने मंथ लिए? 3 मंथ। 23 जून से 23 सितंबर तक कैंसर से इक्वेटर तक आने के लिए सन ने कितने महीने लिए? 3। तो 3 मंथ जाने के लिए, 3 मंथ वापस आने के लिए, इक्वेटर से कैंसर तक जाने के लिए 3 मंथ, कैंसर से इक्वेटर तक आने के लिए 3 मंथ, टोटल 6 मंथ। टोटल 6 मंथ्स के लिए सन
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहता है। टोटल 6 मंथ्स के लिए सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहता है। इस 6 मंथ्स के दौरान, ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स, जो नॉर्थ पोल है उसमें दिन रहता है। ठीक है, नॉर्थ पोल में दिन रहेगा। मैक्सिमम दिन ही दिन एक्सपीरियंस होगा जब सन 21 जून पे होगा। दिन रहने की शुरुआतें हो जाएंगी जब इक्वेटर से आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो ये 6 मंथ्स का टाइम है, आप सबको नोटिस हो जाएगा। डन हो गई कहानी। वापस आ गया 23 सितंबर। अब इसको क्या कहना है, क्योंकि 23 मार्च को और 23 सितंबर को 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रातें हैं, तो हम इसको रातों से लेते हैं कि बराबर रातें हैं। तो इक्विनॉक्सेस, इक्वल नाइट्स। ओके, तो 23 मार्च को कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को क्या कहते हैं? ऑटम, ऑटम इक्विनॉक्स। इक्वी माने बराबर, नॉक्स माने नाइट्स, बराबर रातें, जब सन इक्वेटर पे होता है। ओके, जब सन वर्टिकल था 21 जून पे, तो उस समय में मौसम क्या था? गर्मी का। और गर्मी कहाँ थी? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और पृथ्वी का मेजॉरिटी ऑफ द लैंड मास कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। मेजॉरिटी आबादी कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो सारे नामकरण और ट्रेंड भी कौन सेट करेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो आबादी है उसी की लिटरेचर है, उसकी लिटरेचर में वही रिप्रेजेंट होगा। तो इसलिए उन्होंने इसको नाम क्या दिया? समर, समर सोल सन, समर सोलिस्टाइस। ओके, समर सोलिस्टाइस कब होता है सागर? 21 जून। उस दिन क्या होता है? सन कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल। और उस दिन सबसे लंबा क्या होता है? दिन, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का। ओके, और उस दिन भारत और विश्व क्या मनाता है? इंटरनेशनल योगा डे। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ, अब हम वापस जाते हैं। तो ये भी समझ गया, ये भी समझ आ गया। अब 23 सितंबर के बाद नीचे भी जाना है, वापसी जर्नी है। 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, तो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे वर्टिकल है। तो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेंटर से। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी? भर गर्मी। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी? भर गर्मी, समर दिसंबर में। और इंडिया में क्या होगी? ज़बरदस्त ठंड। क्योंकि आप में दोनों में हेमिस्फेयर का फ़र्क है, इसलिए आप दोनों का मौसम उल्टा चलता है। आपके यहाँ पर सर्दी, उनके यहाँ पर गर्मी, आपके यहाँ पर गर्मी, उनके यहाँ पर सर्दी। अब समर में वो लोग अपना दिसंबर में क्या मनाते हैं? क्रिसमस। तो असल में उनके वहाँ पे क्रिसमस किस मौसम में हो रहा है? गर्मियों में। ऑस्ट्रेलिया वाले गर्मियों में मनाते हैं, आप लोग सर्दियों में मनाते हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? अब टेक्निकली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस समय में क्या है? विंटर। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी अलग बात है, पर मैंने कहा लिटरेचर किन की है? जिनका दबदबा है, जिनका बोलबाला है, जहाँ पर धरती है, जहाँ पर आबादी है। तो इसको फिर वो क्या कह के पुकारते हैं? विंटर सॉलिस्टाइस। 22 दिसंबर को क्या होता है? ओके, तो 22 दिसंबर के बाद अब क्या करेंगे? आ जाओ। 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, ये लो 23 मार्च फिर आ गया वापस। तो 3 महीने इक्वेटर से जाने के लिए कैप्रिकॉर्न, और 3 महीने कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर तक आने। 6 महीने के लिए साउथ हेमिस्फेयर में रहा। 6 महीने के लिए साउथर्न हेमिस्फेयर में रहा। साउथ पोल में दिन रहेगा, नॉर्थ पोल में अंधेरा रहेगा। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, नॉर्थ पोल में दिन होगा, साउथर्न पोल में अंधेरा होगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए पृथ्वी पर ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। उसका कारण सूर्य गति करता है उत्तर और दक्षिण की ओर, मतलब सूर्य नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड माइग्रेट करता है। असल में सूर्य कुछ नहीं कर रहा, वो रुका है, ये अपेरेंट मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, और जो पृथ्वी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है वो इंक्लाइंड मैनर में रिवॉल्व करती है, वो अपने एक्सिस पे इंक्लाइंड है, इस मैनर में रिवॉल्व करती है। इसलिए सूर्य का प्रकाश उत्तर और दक्षिण की गति करता हुआ महसूस हो रहा है। ओके, ये एंगल है कि आपको रेज किस एंगल पे रिसीव हो रही हैं, सीधी वर्टिकल या स्लांटेड, दैट्स द थिंग। ओके, तो ये 2 सॉलिस्टिस और 2 इक्विनॉक्स, दोनों क्लियर हो गए आपको? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि जब सन इक्वेटर से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, तो सन, ये आपका ग्लोब है, सन इक्वेटर पे है, अर्थ कितनी इंक्लाइंड है? 23.5
23.5। सन मैक्सिमम कितनी मूवमेंट कर पाएगा फिर? अर्थ कितनी इंक्लाइंड है? 23.5। तो सन की मूवमेंट भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 23.5। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह वह रेखा है जिस रेखा के अबव सन की वर्टिकल रेज फॉल नहीं करेंगी, क्योंकि सन इसके अबव जा ही नहीं सकता, क्योंकि अर्थ का इंक्लिनेशन एंगल ही इतना है। जैसे ही इसके अबव जाने लगेगा नहीं जा पाएगा, वापस आना पड़ेगा, क्योंकि फिर अर्थ का इंक्लिनेशन रोल प्ले करेगा। सो इसलिए हमने 23.5 पे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों ड्रॉ की है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 लैटिट्यूड वो लैटिट्यूड है जिस पे सन की लास्ट वर्टिकल रेज रिसीव होंगी, इसके आगे नहीं जा सकती। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन हमें और मिली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक लाइन तो हमने बनाई थी इक्वेटर, एक हमें और मिली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ पे फॉल करती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, साउदर्न हेमिस्फीयर में सन मैक्सिमम वर्टिकल रेज किस पॉइंट तक डाल पाएगा? लास्ट टू लास्ट 23.5 साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अनदर इमेजिनरी लाइन। अच्छा, जब सन साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वर्टिकल लाइट डाल रहा है, तो ये सन की लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे जा रही, ऐसे। वो पॉइंट जिस पॉइंट तक लास्ट टू लास्ट लाइट पहुंच रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब सन साउदर्न हेमिस्फीयर में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वर्टिकल है, तो उस समय में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो पॉइंट जिस तक वर्टिकल स्लांट, बस लाइट लास्ट टू लास्ट जिस पॉइंट तक पहुंच रही है, वो पॉइंट कौन सा है? वो 66.5 पे आर्कटिक सर्कल है। 66.5 पे क्या है? आर्कटिक सर्कल। ओके, क्योंकि यही होगा, इसको ध्यान से समझो। 90 डिग्री से 23.5 माइनस करो, कितना बचता है? 66.5। ओके, और अल्टीमेटली जब यहाँ पर 90 डिग्री पर कंप्लीट पड़ रही है, क्योंकि आप 23 डिग्री पर हैं साउथ में, तो इसी का असर ये पड़ रहा है कि वहाँ के 23.5 डिग्री मर जा रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने इंक्लिनेशन 23.5 की देखी है। इंक्लिनेशन कितनी है? 23.5 की। अब इसको लॉजिकली अगर हम देखें तो जो एलिप्टिकल पाथ है अर्थ का, एलिप्टिकल पाथ है अर्थ का, तो सन के अराउंड ऐसे अर्थ रिवॉल्व करती है। तो दिस इज एलिप्टिकल पाथ, जो मान लीजिए इक्वेटर से ही होके गुजर रहा है, एक लाइन ड्रॉ करिए, इसी पाथ पे रिवॉल्व करती है। उस पाथ से इस इंक्लिनेशन का अगर एंगल फाइंड आउट करूं तो कितना निकले? अगर ऐसे होता तो 90 डिग्री होता, ऐसे है तो कितना है? 66.5। 66.5। तो अगर इस पाथ पर अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड 23.5 इंक्लाइंड होते हुए, और ऐसे में सन 23.5 साउथ पे वर्टिकल है, तो फिर नॉर्थ में लास्ट टू लास्ट 66.5 से अबव लाइट नहीं जाएगी। तो इसलिए नॉर्थ में 66.5 पे क्या बना है? आर्कटिक सर्कल। तो एक इमेजिनरी लाइन हमें और मिल गई, 66.5 का आर्कटिक सर्कल। ओके, और सेम फार्मूला फॉलो कीजिए साउथ में। जब नॉर्थ में सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होगा, तो साउथ में लास्ट टू लास्ट किस पॉइंट तक लाइट जाएगी? 66.5 साउथ। तो हमें वहाँ पे एक लाइन और मिल गई, 66 डिग्री हाफ, दैट इज अंटार्कटिक सर्कल। ये नाम हमने क्यों रखे? नॉर्थ पोल पे ये वाटर बॉडी है सारी, ये ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन है। साउथ पोल पे कॉन्टिनेंट है, लैंड है, ये अंटार्कटिक है। तो साउथ पोल पे लैंड है, कॉन्टिनेंट, दैट इज अंटार्कटिक। नॉर्थ पोल पे वाटर बॉडी है, दैट इज ओशियन, दैट इज आर्कटिक। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री पे बनती है आर्कटिक सर्कल, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री पे बनता है अंटार्कटिक सर्कल। तो कितनी और इमेजिनरी लाइन दिखी? अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल। ओके, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? अब मुझे आप एक बात बताएंगे कि हमने इन लैटिट्यूड से सीखा क्या? तो लैटिट्यूड्स का सीधा रिलेशन किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ। कैसे? अभी इस्टेब्लिश करेंगे। तो लैटिट्यूड्स आर रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर, लॉन्गिट्यूड्स रिप्रेजेंटिंग द टाइम। लॉन्गिट्यूड टाइम रिप्रेजेंट करती हैं, लैटिट्यूड टेम्परेचर, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलकर के लोकेशन फाइंड आउट करने में मदद करती है। इज दैट क्लियर? ओके, समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि जब इक्वेटर पे सन वर्टिकल होगा
जब इक्वेटर पे सन वर्टिकल होगा। और उस समय में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटर के अबव किसी भी पॉइंट पर, इक्वेटर के बिलो किसी भी पॉइंट पर लाइट से स्लांटेड गिर रही होंगी और इक्वेटर पे वर्टिकल गिर रही होंगी। तो उस समय में थ्योरेटिकली अगर हम जानने की कोशिश करें तो पूरे ग्लोब पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होना चाहिए? इक्वेटर पे। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होना चाहिए? इक्वेटर पे। उसके बाद धीरे धीरे सन नॉर्थवर्ड मूव हुआ, तो सन जब 21 जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल था तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। मैंने बताया गर्म दिन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो आपने एक बात देखी कि जब सन इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की ओर गया, तो उसके वर्टिकल रेज के इन्फ्लुएंस में जो एरियाज आ रहे हैं और उस वजह से इन लाइंस के अबव और बिलो जो स्लांटेड इम्पैक्ट पड़ रहा है रेज का लोकेशंस पे, इस वर्टिकल और इस स्लांटेड इम्पैक्ट के कारण ही अलग अलग लैटिट्यूड का अलग अलग टेम्परेचर है। अलग अलग लैटिट्यूड का अलग अलग टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर राउंड द ईयर वेरिएबल है। सबसे पहली बात तो अलग अलग लैटिट्यूड का अलग अलग टेम्परेचर है, वो सिंपली यहाँ से जस्टिफाइड है। एक अर्थ है और एक सन है, सिंपल। एक अर्थ है और एक सन है, और अर्थ इंक्लाइंड नहीं है और आराम से वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती जा रही। तो अलग अलग लैटिट्यूड का अलग अलग टेम्परेचर है, क्योंकि कहीं पर वर्टिकल है, कहीं पर स्लांटेड है, तो दैट्स ऑल। लेकिन राउंड द ईयर ये वेरिएशन में आती हैं चीज़ें, टेम्परेचर वेरी करता जाएगा, क्योंकि आपने खुद देखा कि यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ेगा, सर्दियों में घटेगा। ये जो राउंड द ईयर टेम्परेचर वेरिएशंस आती हैं, ये सीजनल वेरिएशंस का कारण बनता है। ये राउंड द ईयर जो टेम्परेचर वेरिएशंस आती हैं, ये सीजनल वेरिएशंस का कारण बनता है। तो इंक्लाइंड अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तब सीजनल वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि सीजनल वेरिएशंस के कोर में जो मेन वेरिएशन है वो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर की वेरिएशन बाकी सारी वेरिएशंस को इफेक्टिव बनाता है। और ये सारी की सारी फिजिकल एलिमेंट्स किसी भी एक वेदर का, क्लाइमेट का पार्ट हैं, जिनसे हम सीजन एक्सप्रेस करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, these are the physical characteristics and these are important to determine the season. Technically, how can you identify the season? On the basis of the weather or the climatic conditions over there. That's all. और उसको डिसाइड करने के लिए मेन कंडीशंस क्या हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। प्रेशर और ह्यूमिडिटी इफेक्ट में आएंगे किसकी मदद से? टेम्परेचर। टेम्परेचर प्राइमरी रोल प्ले करेगा। टेम्परेचर एसोसिएटेड है मेनली किसकी मूवमेंट से? सन की मूवमेंट से। तो सन क्योंकि मूव करता है नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, ऐसा हमें फील होता है, और इस मूवमेंट का कारण है अर्थ इंक्लाइंड है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंक्लाइंड मैनर में रिवॉल्व कर रही है। तो दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग सीजन्स। Why the changing seasons are there? Due to there is a variation in the temperature. Why variations are there in a temperature in context of the latitudes? Because there is relation of latitude and the receptance of rays from the sun, and there is high level variation into that. Why these variations are there? Because in context of that latitude, sun rays are moving upward, downward. Sun is moving northward, southward. So sometime that same latitude is receiving the vertical rays, sometime receiving the slanted. One case. Sometime some latitude receiving less slanted, sometime more slanted. Sometime more slanted. Okay? That's the thing. इतनी सी कहानी, इतनी बात समझ में आई? अब ये तो एक चीज हो गई वेरिएशन की, बट सन इज सो ह्यूज, इट इज सो ह्यूज, हैविंग अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द अर्थ. No variation can deny the permanent impact of the sun. Yes, variations are there, but there might be some permanent things as well, because as compared to earth it is so huge. वो permanent चीज़ें क्या हैं? अब जरा ध्यान से देखिए, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक आता है, फिर इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन से इक्वेटर तक. इस दौरान जब इक्वेटर से कैंसर तक जाता है तो नेचुरली इक्वेटर से कैप्रिकॉन के बीच में टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, गिरता होगा टेम्परेचर. जब इक्वेटर से कैप्रिकॉन की तरफ जाता होगा तो नेचुरली इक्वेटर से कैंसर के बीच में टेम्परेचर गिरता होगा. लेकिन कितना का गिर जाता होगा? क्योंकि जब वो इक्वेटर से कैप्रिकॉन तक भी रहता है तब भी इक्वेटर से कैंसर तक का एरिया तो काफ़ी हद तक उसकी लाइट में रहता है और बहुत इंटेंस लाइट में रहता है. स्लांटेड है पर इतनी नहीं है, क्योंकि अर्थ इतनी सी, सन इतना ह्यूज,
तो एक इतनी सी बॉडी पे, इतनी ह्यूज बॉडी से जब आप रेज डालेंगे तो उसके साउथवर्ड नॉर्थवर्ड होने से इंपैक्ट तो पड़ेगा, पर बहुत ज्यादा भी नहीं पड़ेगा। कुछ परमानेंट चीजें तो क्रिएट होंगी ही होंगी, है ना। वो परमानेंट चीजें क्या हैं? क्योंकि बिकॉज राउंड द ईयर सन कैंसर से कैप्रिकॉन के ही बीच में मूव करता रहता है, इसलिए ये रीजन राउंड द ईयर लगभग हीट इंपैक्ट में रहता है सन रेज के। ठीक है, राउंड द ईयर ये सन रेज के हीट इंपैक्ट में रहता ही है। इसकी वजह से कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच में राउंड द ईयर एक गर्मी ही रहेगी। ये गर्म क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम है टॉरिड जोन। दिस जोन इज टॉरिड, हॉट जोन, टॉरिड जोन। ओके, तो एक जोन बना हुआ है, वो जोन क्या है? टॉरिड जोन। और वो एक तरह के परमानेंट कैरेक्टर है वहाँ का, क्योंकि लगभग सन उसी परिधि में घूम रहा है। टीचर क्लास से दरवाजे पे गई दूसरी टीचर से मिलने के लिए, थोड़ा बहुत तुम चिट चैट करने लगे, थोड़ा बहुत शैतानी, थोड़ी बहुत बोतल खींच खांच, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि वो एकदम से अंदर भी हो रही है साइलेंस, तो तुम उसी समय कंट्रोल भी हो रहे हो। ओवरऑल सा डिसिप्लिन बना हुआ है, थोड़ी बहुत मजे आए हैं, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरिएशन आएगा, बट ओवरऑल तो हॉट हीट ही है। लेकिन टीचर निकल ही गई क्लास से, अब क्या करोगे? अब आतंक मचाओगे, अब पूरी हुड़दंग मचोगे। दोबारा फिर तब सेट होगा जब टीचर आएगी। ये वाले जोन जो टीचर की जद से बाहर चले जाते हैं कुछ समय के लिए, वो वाला माहौल, ये कैंसर और कैंसर के अबव और कैप्रिकॉन के बिलो ही होगा ये जब होगा। तो ऐसे में अब वो रीजन, जिन रीजन में राउंड द ईयर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन आती है, इसमें तो इस जोन में तो ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन आने से रहा, ये तो टॉरिड जोन है। बट ऐसा भी एक जोन होगा जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन राउंड द ईयर बहुत ज़्यादा आती है, तो वो कौन सा है? जब सन यहाँ पर है कैंसर पे, तो बहुत, ये रीजन थोड़ा इमेजिन करना, ये वाला रीजन, इतना का रीजन, इतना का बैंड कैंसर के अबव वाला। जब सन यहाँ है तो देखो यहाँ पर वर्टिकल रेज आ रही हैं, यहाँ पर स्लांटेड, पर गर्मी है पूरी इस रीजन में है, क्योंकि वर्टिकल और स्लांटेड के अधीन है। सन इक्वेटर में गया, मुश्किल से यहाँ तक वर्टिकल और यहाँ तक स्लांटेड, यहाँ पर और स्लांटेड हो गई। सन कैप्रिकॉन में गया, अब तो यहाँ पे ट्रूली स्लांटेड हो गई। ये रीजन में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत आ रही है। राउंड द ईयर इट इज शोइंग हाई लेवल टेम्परेचर वेरिएशन, तो दिस जोन इज अ टेम्परेट जोन। इट इज टेम्परेट जोन, टेक्निकली 23.5 से लेके 66.5 के बीच में होता है, यानी कि कैंसर से आर्कटिक सर्कल और कैंसर से और कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन होता है। इज दैट क्लियर? अब दूसरी कहानी, सन जब कैंसर पे है तो भी नॉर्थ पोल का क्या ही कर ले रहा होगा, कितनी स्लांटेड लाइट जा रही, और दूर करता हूं सन, दूर 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 दूर। नॉर्थ पोल और सन की रेज में तो 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इतनी दूर सन की रेज आ रही है, स्निक करके चली जा रही है, क्योंकि एक गर्मी, एक चीज किसी चीज को, एक मेरा हाथ किसी चीज को ऐसे रोक रहा है, इंटेंसिटी कितनी होगी गर्मी, थोड़ा सा मैंने मोड़ा हाथ, अब ऐसे रोक रहा है, गर्मी थोड़ी कम, अब सीधी निकल जा रही है चीज। रोशनी तो दे रही है, गर्मी कैसे दे ही नहीं पा रही। समझ में आई बात? तो देखो ना ये कैसा है, ये तो साउथ नॉर्थ में, बाकी का हिस्सा तो फिर अर्थ सन को फेस करता है, पर ये तो ऊपर नीचे, इतना तो निकल जाता, बस छू के निकल दी है। ओके, तो अब यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है सन, क्या ही कर लेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होके ऐसे लाइट गुजर रही है और थोड़ी इंसिडेंट्स कर रही है, वहाँ पर हीट भी पैदा कर रही है, बट जब साउदर्न हेमिस्फेयर में तब क्या हाल है। तो इसलिए तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब सन होता है तो यहाँ तो 6 महीने का दिन होता है, तो यहाँ तो तबाही मच जाए, फिर दिन ही होता है, बस दिन ही होता है और कुछ नहीं होता है, गर्मी उतनी नहीं होती है, नॉर्मल है, बस दिन दिन सा। जैसे सर्दियों के दिनों में आपके यहाँ पे दिन तो है पर गर्मी गुर्मी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? सन नीचे गया हुआ है, दिन तो तब भी चढ़ा हुआ है, आपको गर्मी क्यों नहीं लग रही है? लेकिन गर्मियों में वही दिन आपको कितना तंग कर रहा है, क्योंकि सर्दियों में सूरज के प्रकाश तो हैं, सूरज तक चढ़े 19 बजे 6:30, सूरज की रोशनी भी आई,
पर आपका कर्वेचर एक्सपीरियंस करो, कर्वेचर कैप्रिकॉर्न पे है सन, सनरेज ऐसे आ रही हैं, दिन तो है कहते सब है पर धूप में ही मजे ले रहे हैं कोटियां स्वेटर पहन के। ऐसा ही जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है सन तो क्या कर लेगा, क्योंकि उनका कर्वेचर देखो क्या ही कर रहा होगा सन, तो दिन तो ऐसे देख रहे हैं दिस इज द सन, पर वो कुछ नहीं रहा है। तो यही कहानी है। ओके, तो कुल मिला करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह के सन कुछ नहीं कर पा रहा उनकी बर्फ़ों का, तो जब साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता हो तो वहाँ क्या ही मचता होगा, जो कुछ भी है वो भी बर्फ़ हो जाता है। तो वो उन दिनों में बाहर आते हैं रशिया में और अलग इलाकों में और दिखाते हैं गर्म पानी ऐसे बालकनी से उछालते हैं, हवा में ही बर्फ़ बन जाता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चे खुद कर लेते हैं, है ना, करते हैं ना ऐसा। हे आई वांट टू शो यू समथिंग, लुक एट दिस, जम गया हवा में बर्फ़, माइनसों में टेम्परेचर जा रहा है, -50, 58, 60, 68। ओके, तो ये क्या जोन है 66 से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक, ये सारा साल ही ठंडा, फ्रिजिड, कौन सा जोन है, फ्रिजिड जोन। सेम 66.5 अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक फ्रिजिड जोन। तो 3 जोन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर टू कैंसर टॉरिड जोन, कैंसर टू आर्कटिक सर्कल टेम्परेट जोन, आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल फ्रिजिड जोन। ओके, सारा साल फ्रिज जमा पड़ा है। सेम रिपीट कर दो साउथ में। इस तरह से 3 जोन बनते हैं पृथ्वी पर, 3 जोन बनते हैं पृथ्वी पर, ये मैटर करती है बात। अब इक्वेटर से कैंसर तक देखें, है ना, तो पूरे ग्लोब को यहाँ से देखो, ऐसे यहाँ से यहाँ तक देखो इक्वेटर को, पूरे हेमिस्फीयर को ऑब्जर्व करो। तो इक्वेटर से कैंसर तक ये लोअर लैटिट्यूड हुए ना, ये लोअर हुए ना लैटिट्यूड, पहला गोला दूसरा गोला, तो ऐसे ऐसे सजाना है, ध्यान से समझो। वो बचपन में खेलते थे ना, सितौलिया गेंद मार के उड़ाते थे, तो सेंटर में बड़ा पत्थर, ऊपर छोटे फिर नीचे छोटे, वो लोअर लैटिट्यूड हुए। ये लोअर लैटिट्यूड्स 23.5 से 66 तक मिडल लैटिट्यूड, 66 से हाफ से नॉर्थ पोल तक हाई लैटिट्यूड। सो एक नाम क्या है, लोअर लैटिट्यूड, मिडल लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड। लोअर लैटिट्यूड रिप्रेजेंटिंग विच जोन, टॉरिड जोन। मिडल लैटिट्यूड्स रिप्रेजेंटिंग विच जोन, टेम्परेट जोन। हायर लैटिट्यूड्स रिप्रेजेंटिंग विच जोन, फ्रिजिड जोन। सेम साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा। तो लैटिट्यूड वाइज लोअर, मिडल, हायर, और जोन वाइज टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड। ओके, अच्छा आ जाओ। इक्वेटर से 23.5 तक ट्रॉपिकल जोन, इक्वेटर से 23.5 तक ट्रॉपिकल जोन, क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल जोन। 23.5 से 66.5 तक तो होना चाहिए, बस ऐसा होता नहीं। 23.5 से 30 तक या 35 तक सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर सब ट्रॉपिकल। ओके, फिर वही 30 से 60 डिग्री या 66.5 तक टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन। 66.5 से 90 डिग्री तक पोलर जोन। तो इक्वेटर से 23.5 तक इक्वेटर क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट या इक्वेटोरियल जोन, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ओके, इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, फिर एक बड़ा सा बैंड है वो टेम्परेट जोन का है, और फिर उसके ऊपर पोलर। तो पोलर जोन में पोलर क्लाइमेट्स पढ़ लेंगे, टेम्परेट जोन में टेम्परेट क्लाइमेट्स पढ़ लेंगे सारे। क्लाइमेटिक इम्पैक्ट कैसा होगा, टेम्परेट टाइप। तो कोई भी बताए टेम्परेट मतलब राउंड द ईयर वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन। तो हाई सीजनल वेरिएशन एक्सपीरियंस कहाँ पर करोगे, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में। तो पंजाब में सारे मौसम देखने को मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि पंजाब कहाँ आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में। क्योंकि 23.5 अगर मध्य प्रदेश से गुजर रही है बीचों बीच, तो हम उसके थोड़ा ही ऊपर पंजाब में हैं, लेकिन हम उसकी जद में नहीं हैं, हम उसमें नहीं हैं। इसलिए हम गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, ऑटम, सारे 6 सीज़न हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हमसे ऊपर वाले और भी सीवियर एक्सपीरियंस करते हैं। ओके,
तो जो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में है सारा साल सारे मौसमों का बदलाव झेलते हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन में है उष्ण कटिबंधीय, यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन में है सारा साल गर्म गर्म गर्म, और जो पोलर रीजन में है ठंडा ठंडा ठंडा। तो सारे मौसम, गर्म मौसम, ठंडे मौसम, बड़ा फर्क है। ओके, तो जोन वाइज, लेटीट्यूड वाइज, मौसमों वाइज, क्लियर। लेटीट्यूड ना समझा होता तो ये कैसे समझ आता। तो लेटीट्यूड एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, लेटीट्यूड रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर। तो some of your friend living at 50 डिग्री लेटीट्यूड, कहीं भी किसी भी कंट्री में छोड़ो, 50 डिग्री लेटीट्यूड पे, व्हाट वुड यू इमेजिन कैसे मौसम में होगा? ठंडे, ओवरऑल ठंडा ठंडा ठंडा। ओके, 40 डिग्री ज़्यादातर ठंडा, 30 से 40 के बीच में ठंडा भी गर्म भी सारे ही। अच्छा खासा ट्रांजिशन भी मिलेगा ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा, ऑटम, स्प्रिंग। 20 डिग्री 25 डिग्री गर्म। अच्छा 50 से 60 डिग्री ठंडा, पूरा पूरा ठंडा। 60 डिग्री अत अबव जमया पिया, मैं कहा जम गया पूरा। ओके, बस दोस्तों को फ़ोन लगाओ, अब पता करो कहाँ हैं, किस लेटीट्यूड पे पड़े हुए हैं। इसके बाद जिन चीज़ों का असर आता है वो तो पढ़ाने वाला हूँ। कुछ दिनों में आपका एक ज़बरदस्त सेक्शन शुरू करने वाला हूँ जिसे कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। उसमें दुनिया की सारी हवाएं पढ़ाऊँगा। 50 डिग्री लेटीट्यूड पे ही यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है पर वहाँ पे उतनी ठंड है, ये भी पढ़ाऊँगा। और उसके बाद पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी, जिसमें पढ़ेंगे एक एक पानी का करंट। गर्म करंट ठंडे इलाकों में क्या कर देता है, ठंडा करंट गर्म इलाकों में क्या कर देता है। खुशकिस्मत हो कि अभी ये सेक्शन पढ़ने वाले बाकी हैं। और सबसे स्कोरिंग सेक्शन सिविल्स में कौन सा है? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, स्टडी दैट। पर ये सब समझ आएगा जब कहानी किसकी समझ में आएगी? लैटिट्यूड। दिमाग में लैटिट्यूड सेट है, क्योंकि वहाँ पे झमाझम बातें ऐसे होंगी। द सन इज माइग्रेटिंग नॉर्थवर्ड, रीचिंग टू द समर सोलिस्टिस, दैट इज 21 जून, and somewhere vertical on the 23.5 degree north latitude. That is why such temperature variations or the climate or the seasonal variations are there. तब ये नहीं समझ सकते कि latitude, solstice, variation, temperature, ये तब का काम नहीं है। तब तो बस आगे ही कॉन्सेप्ट। इतनी बात यहाँ पे समझनी ज़रूरी होती है। ये चीज़ें क्लियर हो गई? इनमें अब कोई वेरिएशन, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई दिक्कत इस चीज़ में? अच्छा, अब मुझे कुछ सोच करके चीज़ें बताओ। सन जब इक्वेटर पर वर्टिकल है तो इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी होगा। भाई पानी उबालने के लिए गर्मी तो चाहिए, इवेपोरेशन हो रहा है। ओके, अगर इवेपोरेशन हो रहा है, ये पानी का बीकर है, ये पानी भाप बन गया है, चेंज हो गया ना स्टेट, लिक्विड से गैस हो गया है, तो ये क्या बन गया होगा? हवा में वेपर। तो ये पहले हवा का पैकेट है, नीचे पानी का समुंदर, सागर, नदी, झरना, झील कुछ भी था, ये उसके ऊपर हवा का पैकेट था। इसमें गैसेस थी, डस्ट पार्टिकल भी थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान थे। पानी गर्म हुआ, ये वेपरों ने आकर के इस हवा के पैकेट में जगह ले ली अपनी। तो एयर पैकेट में जब वेपर बढ़ रहे हैं तो एयर पैकेट पहले से ह्यूमिड हो रहा है। एयर पैकेट क्या हो रहा है पहले से? ह्यूमिड। तो एयर क्या हो रही है? ह्यूमिड। ह्यूमिडिटी हवा में बढ़ रही है। हवा शुष्क या खुश्क नहीं रही, हवा नमी नमी वाली हो गई है, नमीपूर्ण हवा। आप उसे आम भाषा में कहते हैं बहुत उमस है। ह्यूमस नहीं है, वो तो मिट्टी में होती है, ये उमस है, उमस, ह्यूमिड। इज दैट क्लियर? ओके, क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो, इसको ध्यान से हमेशा समझना एक चीज़ को। इसको मेरे मोबाइल से दूर कर दो, मार्कर दूसरा नहीं है। ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। अब छोटा सन बनाएंगे, हैं, सन छोटा रखेंगे, सन ज़्यादा बड़ा करेंगे तो अर्थ समझिए। ये सन है, ये रेस गिरी, यहाँ पे जो भी हवा है गर्म हुई, तो जब भी हवा का तापमान बढ़ता है
उसमें जो भी गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। तड़की मच जाती है ना, गर्मी बढ़ जाने से आदमी क्या करता है, फूं फूं करके भागता है कमरों में इधर उधर, कहते बड़ी गर्मी खा गया, नक वे किदां फैलाउंदा, किदां भज्जिया गया बाहर नूं, है ना। तापमान बढ़ने से कोई भी चीज़ भागती है, फैलती है। तो यहाँ पर अब हवा के मॉलिक्यूल्स सिंपली थोड़ी देर के लिए गैशियस मॉलिक्यूल्स गर्म हुए, दूर हुए। तो जब कोई चीज़ इकट्ठा है तो वो थिक है, थिक। जब फैल गई, है ना, आटे का पेड़ा साइडों की ओर फैलाया तो रोटी तो बनी पतली, पर पेड़ा तो पतला हो गया, थिन हो गया, फैल गया। तो जैसे ही ये हवा फैली है, हल्की हो गई है, फैल के हल्की हो गई। जब इकट्ठी थी तो भारी थी, क्योंकि इकट्ठे थे, भारे थे, फैल गए, हल्के हो गए। और एटमॉस्फेयर, यहाँ पर अर्थ एक ओपन सिस्टम है, ये हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ा, एयर पैकेट हीटअप हुआ। एयर पैकेट हीटअप होने से एयर पैकेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो अपार्ट हुए, दूर गए। ऐसा होने से हवा हल्की हो गई। हवा क्या हो गई? हल्की। हल्की चीज़ ऊपर उठ जाती है। ओके, हल्का इंसान, हल्की चीज़ जल्दी उठ जाते हैं, टिकते कम हैं। ऊपर उठ गई। अब ये हवा का पैकेट हल्का होके ऊपर उठा है, ऊपर जा रहा है। इसमें मॉइस्चर भी रहा होगा, कुछ ह्यूमिडिटी भी रही होगी। तो जब सब कुछ दूर दूर गया है तो वो सब भी दूर गए होंगे, मॉइस्चर भी सब दूर हो गए, बिखर गए, हल्के हो गए, ऊपर उठ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर कम होते जा रहा है। तो टेम्परेचर के कारण ही दूर गए थे, फैले थे, तो हल्के हो गए। अब टेम्परेचर कम होते जा रहा है तो नज़दीक आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आते 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 वापस से वो सारे के सारे मॉइस्चर क्लोज आ गए। मॉइस्चर जब जुड़ गए तो पानी की बूंदें बनने लगी। क्या बनने लगी? पानी की बूंदें बनने लगी। पानी की बूंदें हवा में ऊपर लटकी रहेंगी जब तक इतनी हल्की हैं कि ऊपर जाने वाली हवा उसे ऊपर की ओर टिका रखे। जब वो इतनी को बड़ी हो जाएंगी कि वो अब इतनी भारी हो गई कि वो नीचे गिरेंगी तो बरस जाएंगी। तो क्या होगा? बरस जाएंगे। तो सरफेस पे सनलाइट या हीट रिसीव होने से इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेट होने का मतलब यह है कि एयर पैकेट अब लेस डेंस रह गया है, वो हीटअप हो गया, फैल गया, अब ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ है। और जब वो ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ है, इसे असेंडिंग कहते हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ है, अब कंडेंसेशन होगा, कंडेंस करेगा ना वो दोबारा से। पहले वो फैल गया, अब वो कंडेंस करेगा। तो वो पहले एक्सपेंड हुआ, अब कॉन्सेंट्रेट होगा, तो कंडेंसेशन शुरू हुआ। कंडेंसेशन के कारण ही एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर अल्टीमेटली वो पानी धीरे धीरे क्लोज आएंगी, मॉइस्चर की बूंदें, वो बूंदें बन जाएंगी। और ये जब वो पानी की बूंदें क्लोज होनी शुरू हुई, ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, एक पॉइंट पर आपको ये पानी ही की बूंदें निकट 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 जो नज़र आ रही हैं, ये बादल हैं, ये बादल हैं। ये बादल जब इतने भारे हो जाएं तो पानी बरस जाता है। कई बार अगर आप इनके बहुत क्लोज हैं और ये बहुत भारे हैं, एकदम से आप पे उमड़ पड़ते हैं, भड़ाक, एकदम कम समय में सारा पानी गिर गया इनका। इसको क्लाउड बस्ट कहते हैं, बदल फटना। इसको क्या कहते हैं? बादल फटना। ओके, उत्तराखंड में बहुत होता है, हेमकुंड साहिब के रास्तों में भी ये काफ़ी होता है। तो इस तरह से मुझे बताओ कि मेरे बच्चे, अगर इक्वेटर पर सन इतना चमकता रहता है, इतना टेम्परेचर है, तो इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। हवाएं हल्की गर्म हो के, हल्की हो करके ऊपर उठती रहती होंगी, ऊपर उठ के जा करके ठंडी हो करके, सिकुड़ सिकुड़ के, कंडेंस हो करके बादल बन बन के बरसती रहती होंगी। तो यही कारण है इक्वेटर का क्षेत्र तापमान और वर्षा दोनों के लिए जाना जाता है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाले लगातार क्षेत्र यही हैं, या इस तरह का अगर क्लाइमेट बनता है या सीज़न या टेम्परेचर रिजिम बनता है तब वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भारत में, ओके, पर 350, 400, 450, 500 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरियाज़ इस रीजन में नज़र आते हैं। दिस इज़ द ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में स्पेसिफिकली इक्वेटर के सराउंडिंग रीजन में, यानी कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, इक्वेटर में भी सबसे अधिक वर्षा और बादल आपको कहाँ दिखेगी? इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में। क्योंकि इक्वेटर पे जब पहले टेम्परेचर बढ़ा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठी तो बादल हो गए।
इक्वेटर के ऊपर बादल घेर लेते हैं। अब बादलों के पीछे सूरज दबा पड़ा है, कहता मैं कैसे झांकूं, ज़मीन पे इतनी गर्मी कैसे डालूं, तो इसलिए वो तो बादल कवर कर लेते हैं, इसलिए इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ 5 डिग्री नॉर्थ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, वहाँ पर अधिक वर्षा रिसीव होती है। आई बात समझ में? तो इसलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट या इक्वेटर का रीजन या ट्रॉपिकल का रीजन हॉट एंड ह्यूमिड होता है। ओके, राउंड द ईयर एक कांस्टेंट सा टेम्परेचर दिखाता है और राउंड द ईयर रेनफॉल भी होता रहता है कांस्टेंट सा। तो राउंड द ईयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बने ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन इनमें नहीं आता है। ऐसा ही इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का हिस्सा है, मेजॉरली द पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडियन स्टेट्स। तो राउंड द ईयर देखेंगे आप, एक टेम्परेचर भी बना रहता है, सर्दियों का मज़ा कहाँ लेते हैं वो लोग, और राउंड द ईयर एक बरसात भी बनी ही रहती है। पर इंडिया थोड़ी स्पेसिफिक कंट्री है, वो एक खास तरह के विंड पैटर्न की जद में रहती है, उसके आगोश में रहती है। वो विंड पैटर्न जो साल में 2 बार रिवर्स होता है वो मानसून कहलाता है। तो वो भी एक सिनेरियो है, कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई? लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया कि ट्रॉपिकल के ऊपर जाएंगे तो साल भर में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर हाई फेस होगा तब बरसातें भी अच्छी खासी मिलेंगी, जब टेम्परेचर कम होगा सर्दियाँ तो बरसातें भी कम होंगी। लेकिन ये भी हर लोकेशन में स्पेसिफिक हो ऐसा नहीं है। कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ सर्दियों में बारिश होती है, वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, हम उसके कारण भी बताएंगे। ओके, और इसके ऊपर आप पोलर रीजन में चले जाओ तो वहाँ पर तो ड्राई रीजन है, वहाँ पर दूसरी तरह की ड्राइनेस वहाँ पर होगी, अगर होगी तो स्नोफॉल होगी। तो प्रेसिपिटेशन अलग अलग रूप में होती है, वर्षा होती है, गड़े पड़ते हैं, हेल स्टॉर्म या फिर स्नोफॉल। ओके, इज दैट क्लियर? तो ग्लोब पर बहुत ज़बरदस्त वर्षा वाले कंटिन्यूअस बेल्ट को विजिट करना है तो कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे? इक्वेटर से कैंसर और इक्वेटर से कैप्रिकॉन, इस बेल्ट में घूमेंगे। और ज़बरदस्त चमाचम बरसात का मज़ा सारा साल लेना है तो इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर, इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ, इस रीजन में घूमते रहना, सारा साल भीगते रहोगे, मज़े में रहोगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात क्लियर? अब अगली चीज़, सपोज करो कि इक्वेटर पर सन की वर्टिकल रेज पड़ रही हैं और वहाँ से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं, तो इक्वेटर पे तो क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर, क्योंकि इक्वेटर पे सन की वर्टिकल रेज पड़ी, यहाँ से हवा गर्म होकर के ऊपर उठी, तो हवा का पैकेट पहले ज़मीन पे था, जैसे माचिस की डिब्बी होती है, अब वो वहाँ से उठ के कहीं ऊपर चली गई, ऊपर, यहाँ से ऊपर, तो माचिस की डिब्बी का वजन तो वहाँ पे अब नहीं रहा, एयर पैकेट का वेट तो वहाँ नहीं रहा, क्योंकि एयर पैकेट में अगर डस्ट, गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि मॉइस्चर, तो उनका कोई वजन भी तो होगा, और वजन है तो कोई दबाव भी तो होगा, प्रेशर भी तो होगा। तो जब वो एयर पैकेट ही अबव असेंड कर गया तो वहाँ पर प्रेशर लो हो गया। तो इक्वेटर का ये जो बेल्ट है ये लो प्रेशर बेल्ट है। इक्वेटोरियल बेल्ट कौन सा होता है? लो प्रेशर बेल्ट होता है। लो प्रेशर बेल्ट ही निशानी होते हैं बरसातों की। लो प्रेशर बेल्ट किसकी निशानियाँ होते हैं? बरसातों की। लो प्रेशर बेल्ट माने वेदर टर्बुलेंस, लो प्रेशर बेल्ट माने असेंडिंग एयर कॉलम, लो प्रेशर बेल्ट माने बरसाते बरसाते तूफान, आंधियाँ, बिजलियाँ कड़कना, बादल घने काले, ये लो प्रेशर है। ओके, इसका उलट है हाई प्रेशर बेल्ट। समझते हैं? हाई प्रेशर बेल्ट एक बार बना दें, थोड़ी क्लियर कर दें, ओके, इजी हो जाएगा। ये आपकी अर्थ है, एब्लॉइड स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड और जियोइड, है ना? अच्छा, ये रही आपकी इक्वेटर और ये रहा आपका 23½ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना? 23½ साउथ, दिस इज इक्वेटर। थोड़ी देर के लिए इसे इजी करने के लिए 23½ से हटा देते हैं, है ना? इसको इजी करने के लिए हम इसे 30 कहते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी हमने पढ़ा इक्वेटर से हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। दूसरा मार्कर भी दो, चला बंद करके दे दो, कोई नहीं, ढक्कन भी दे दो। इक्वेटर से हवाएं ऊपर की ओर उठी अर्थ से, है ना? तो देखिए ये वो रीजन है जब नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड माइग्रेशन करते हुए सन की डायरेक्ट रेडिएशन रिसीव हो रही है आपको राउंड द ईयर। गर्म इलाका है ये, और गर्म इलाके में हवा भी गर्म है।
हल्की हुई क्योंकि फैल गई और ऊपर उठी, तो गर्म हवा ऊपर उठ रही ना मेरे बच्चों, तो उसके अंदर की जो हीट है वो उसकी करेंसी है जो उसे एजिटेट कर रही है, जो उसे ऊपर की तरफ ले जा रही है। पर जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है, तो मैंने बताया विद असेंड उसकी हीट लॉस होगी, और यही कारण है कंडेंसेशन का भी। तो एक पॉइंट के बाद वो वर्टिकल जर्नी अर्थ के ऊपर कंटिन्यू नहीं रख पाएगी, तो वो बाइफरकेट होगी ऐसे। अब वो अर्थ के सरफेस के अबव बिल्कुल पैरेलल मूव कर रही है, देखो। अब वो अर्थ से दूर नहीं जा रही है, अर्थ के पैरेलल है, पर अर्थ के सरफेस के अबव है ना। इतनी एनर्जी तो अभी है। ऐसे जाने के बाद एक पॉइंट के बाद अब इतनी भी एनर्जी नहीं रह पाएगी कि ये वाली जर्नी भी मेंटेन रखे। अब दम टूट गया, अब ख़त्म, अब अर्थ की तरफ वापस आना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ को उछालो एक समय के बाद तो पृथ्वी की तरफ ही आएगी। अब अर्थ की तरफ वापस आ रही है, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ पे गिरी, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे जब गिरी, तो पहले नॉर्थ वाली दिखाते हैं। जब 30 डिग्री नॉर्थ पे गिरी, एक हिस्सा इक्वेटर की तरफ आएगा, क्योंकि जहाँ पर हवा गिर रही है वहाँ पर एयर पैकेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये हाई प्रेशर हो गया। और जहाँ से हवा उठ रही थी वहाँ पे एयर पैकेट डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये लो प्रेशर हो गया। और हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर ग्रेडियंट। और कोई भी चीज़ ढलान पे जब आपको चलानी है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ आएगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव कर जाएंगी, क्योंकि लो प्रेशर में यहाँ पर एक तरह से बहुत कम कंटेंट है हवा का, और हाई प्रेशर पे बहुत ज़्यादा। तो जहाँ बहुत सरप्लस है वहाँ से डेफिसिट की तरफ हवाएं फ्लो कर जाएंगी। तो इस तरह से एक तो हवा 30 डिग्री पे जो गिरी हैं, एक लो प्रेशर की तरफ आ गई, इक्वेटर की तरफ, डन। एक हाई प्रेशर पे गिरने के बाद ऊपर भी गई होगी, ऊपर वो कहाँ गई है हम उसकी भी अभी बात कर लेंगे, पहले तो इतनी बात समझ लो। अच्छा, सेम फिनोमेना हम रिपीट कर देते हैं। वैसे ऊपर गई 30 डिग्री साउथ की तरफ भी आई, तो 30 डिग्री साउथ पे जो दो हवाएं गिरी, एक तो नीचे की तरफ गई होगी, एक इक्वेटर की तरफ गई होगी, तो ये इक्वेटर की तरफ गई, ठीक है। इस तरह से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। और हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब डिसेंडिंग एयर कॉलम, डिसेंडिंग एयर कॉलम, हवा ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। तो जब हवा ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो नीचे आते आते हवा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है हवा, तो ऊपर तो हवा कंसंट्रेटेड है, ऊपर तो हवा कंसंट्रेटेड है। जैसे जैसे नीचे की ओर आएगी सरफेस के क्लोज, यहाँ पे टेम्परेचर गेन करेगी, यहाँ पे टेम्परेचर गेन करेगी। तो जब हवाएं ऊपर जाती थी तब कंडेंस होती थी, जब ऊपर से नीचे आती हैं तो तब कंडेंस थोड़ी ना होंगी। हवा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब किसी एयर पैकेट का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर जब गई थी तो ऊपर बारिश करा दी थी। ऊपर बारिश करा दी मतलब हवा के पैकेट में नमी ख़त्म हो गई है या कम हो गई है। कम नमी वाला हवा का पैकेट जब ऊंचाई से नीचाई की तरफ जब आ रहा है, धीरे धीरे उसका तापमान भी बढ़ रहा है। तो जब हम किसी एयर पैकेट में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो उसकी ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है, उसकी भूख और बढ़ जाती है, और उस कॉन्टेक्स्ट में उसमें जो ह्यूमिडिटी है वो और कम पड़ जाती है उसकी भूख के सामने। ये हो जाता है कि एयर बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड हो गई, ओके, बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड एयर है। तो जो एयर पैकेट ऊपर से नीचे आ रहा है वो तो ऊपर खाली हो गया है, बारिश करा दी, पहले ही खाली है, और नीचे आ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और बढ़ रही है। लेकिन उसके मुकाबले उसमें जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम है, दैट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बटा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। कि हवा की कैपेसिटी 10 लीटर मॉइस्चर धारण करने की है, और अगर उसमें 10 लीटर मॉइस्चर है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया 100%, है ना। लेकिन अगर उसमें 10 लीटर हवा में मॉइस्चर धारण करने की कैपेसिटी है और उसमें 8 लीटर ही मॉइस्चर है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया 80%। तो अब जब हम नीचे की तरफ, ऊपर हवा एक तो खाली हुई, बरसातें तो करा दी उसने, अब वो पैकेट नीचे की ओर आ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी देखिए बढ़ते जा रही है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी घटते जा रही है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत गिर जाएगा। तो जो डिसेंडिंग एयर कॉलम होते हैं ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एटमॉस्फेयर स्टेबल रहेगा।
ये वेदर टर्बुलेंसेस को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो टर्बुलेंसेस इतनी नहीं रहेंगी। सिंपल कहने का मतलब है कि प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग एयर कॉलम है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डिसेंडिंग। सो हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑन द ग्लोब, they are representing the descending air columns. The low pressure belts on the globe, they are representing the ascending column. Ascending column is associated with the condensation, associated with the condensation. Then ultimately that condensation will convert into the precipitation, different forms. कभी snow है, कभी hail है, कभी rain है. So that is why it is turbulent. Okay? Because it is a low pressure center area, तो हवाएं अंदर जाएंगी, फटाफट गस इन करेंगी, उसके अंदर एंटर होना चाहेंगी, और इसकी वजह से हवाएं बहेंगी। ओके, लेकिन दिस इज़ द हाई प्रेशर सेंटर एरिया, इसलिए यहाँ पर आपको सूखे इलाके मिलेंगे पृथ्वी पे। ये रीजन विच रिप्रेजेंट द ड्राई एरियाज ग्लोब के ऊपर। इसके अलावा एक और बेल्ट है, उसको वैसे तो 66.5 पे लेना चाहिए, पर हम 60 पे ले लेते हैं, तो ये 60 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही 60 डिग्री साउथ। अब ध्यान से देखिए, जो हवा हमने 30 डिग्री पे गिराई थी, वो हवा बाइफरकेट होके एक तो इक्वेटर की तरफ आई थी, एक इस 60 डिग्री की तरफ भी जाएगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? ध्यान से देखिए, ये 60 डिग्री नॉर्थ पे भी लो प्रेशर है, इट इज़ ऑल्सो द लो प्रेशर। 60 डिग्री साउथ पे भी लो प्रेशर है, ठीक है। तो एक हवा यहाँ से आ जा रही है, देखिए, एक हवा यहाँ से जा रही है, तो ये जाएगी इसकी तरफ और ये जाएगी इसकी तरफ। इज़ दैट क्लियर? क्यों जाएगी ये इसकी तरफ? ये जो लो प्रेशर है, इसका मेन संबंध है पृथ्वी के घूमने से। देखिए, पृथ्वी जब घूमेगी, आपने टेनिस की बॉल लेनी है, उसको भिगो लेना है और फिर उसको घुमाना है। तो जब आप उसको घुमाएंगे तो उसके पानी के छर्रे उड़ेंगे, और सरफेस पे घुमाना, बॉल उठा लेना, सरफेस पे देखना, छींटे बाहर की ओर गए, पैटर्न बना दिखेगा। तो ये फिनोमेना जब हम एटमॉस्फेयर करेंगे तब तो डिटेल में करना है, अभी के लिए समझे। ग्लोब जब घूम रहा है, यहाँ से इस रोटेशन के कारण हवाएं बाहर की ओर निकलेंगी, बाहर माने पृथ्वी को छोड़ के ऊपर की ओर। हवाएं यहाँ से ऊपर चली गई, एयर पैकेट यहाँ से छूट गए, ऊपर आ गए, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ। यहाँ पे जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ, उसे फिल करने के लिए सरफेस विंड्स कहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगी। एक तो 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ गई थी, एक 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री की तरफ जाएंगी। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया? तो जब ये इसको जाकर के फिल करेंगी तो यही फिर ऊपर उठ जाएंगी, ये इसको जाके फिल करेंगी, ये ऊपर उठ जाएंगी। तो ऐसे में 60 डिग्री से उठी हुई हवाएं क्या करेंगी? 60 डिग्री से उठी हवाएं ऐसे उठेंगी, उठने के बाद एक ऊंचाई तक गई, वहाँ पे पैरेलल जर्नी शुरू की, वो भी जाके दो हिस्सों में गिरेंगी, एक 30 डिग्री पे गिरेगी, एक 90 डिग्री पे गिरेगी। एक 30 डिग्री पे गिरेगी, एक 90 डिग्री पे गिरेगी। 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। तो अब आपके सामने सारा साइकिल क्लियर हो गया। ध्यान से देखिए, शुरुआत से शुरू कर लें अगर हम, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हाई प्रेशर होंगे, ठीक है, देयर हाई प्रेशर। अब देखिए सारा साइकिल समझिए। इक्वेटर से हवाएं ऊपर उठी, तो जहाँ से हवा ऊपर उठी वहाँ पे सरफेस पे लो प्रेशर बना, हमने लिखा लो प्रेशर। डन। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इक्वेटर से हवाएं ऊपर उठी, दो हिस्सों में डिवाइड हुई, जाके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे गिरी। डन हो गया। तो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट हाई प्रेशर बेल्ट, ये 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ पे क्या होती है? हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या टेम्परेट हाई प्रेशर बेल्ट। इज दैट क्लियर? ओके, अब इतनी बात तो क्लियर हो गई हमें। डन। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ पर जब ये हवाएं गिर रही थी, अब हम इक्वेटर से उठ के 30 डिग्री पे आ जाए, तो 30 डिग्री नॉर्थ पे गिर रही हैं। 30 डिग्री नॉर्थ पे गिर के दो डायरेक्शन में जाएंगी, एक इक्वेटर की तरफ, एक हाई प्रेशर 60 की तरफ। तो पहले इक्वेटर का साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आई सरफेस पे, इक्वेटर से ऊपर उठी, मुड़ी, 30 डिग्री नॉर्थ पे गिरी। तो जब मुड़ी तो अपर एयर देन 30 डिग्री नॉर्थ पे गिरी। तो दिस इज द साइकिल। दिस इज द साइकिल। इज दैट क्लियर?
साइकिल इज क्लियर? ऊपर उठी, अपर सरफेस में पैरेलल चली, डिसेंड हुई, लोअर सरफेस पे 30 से इक्वेटर की तरफ आई, तो साइकिल क्लियर हवा का? ओके, दूसरा साइकिल समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। इक्वेटर से ऊपर उठी, ऐसे गई, 30 डिग्री पे गिरी, इक्वेटर की तरफ फिर गई। एरोज देख लीजिए, ठीक है? ठीक है, डन है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, इक्वेटर का 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ का हो गया इक्वेटर के साथ। अब 30 डिग्री पे देख लेते हैं, ठीक है? 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ एक हवा गई, एक इक्वेटर की तरफ गई। इक्वेटर वाला ब्लॉक कंप्लीट, इसको छोड़ दें। 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ गई, 60 डिग्री से ऊपर उठी तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, सरफेस पे विंड कम हो गई, ऊपर उठी। अब देखो यहाँ से ऊपर उठी, एक नीचे की तरफ आया, 30 पे गिरेगा, एक साइकिल तो ये बना, ठीक है? एक साइकिल ये बना, ये साइकिल क्लियर? एक यहाँ से उठी, तो जब यहाँ से उठती हैं, यहाँ से उठती है तो ऐसे ऐसे गिरती है, एक नीचे, एक ऊपर भी तो गिरेगी, ऊपर वाला पढ़ना है। तो यहाँ से गई, एक ऊपर उठी, यहाँ गिरी, ये साइकिल हो गया। एक यहाँ से ऊपर उठी, उधर गई, ये देखिए पोल पे गिरी, तो जो पोल पे गिरी, ये देखिए, ये तो जो पोल पे गिरी, देखिए यहाँ से ऊपर उठी, उधर गई, पोल पे गिरी, पोल से वापस आई 60 की तरफ। पोल की, पोलर रीजन की ठंडी हवाएं यही हवा लेके आती है 60 डिग्री पे, ठीक है? क्लियर हो गया? तो हाई पोलर रीजन पे फिर से क्या हो गया? डिसेंडिंग एयर कॉलम, फिर से क्या हो गया? हाई प्रेशर बेल्ट, फिर से क्या हो गया? स्टेबिलिटी, लोअर टर्बुलेंसेस। इज दैट क्लियर? तो इट विल हैपन ऑन द नॉर्दर्न पोल एंड द साउदर्न पोल. So this is how this system will work. These are the pressure belts associated with the latitudes. Latitudes are particularly associated with the temperature. That is why हमने इन्हें एक बार समझा थोड़ा सा कि हम अलग अलग ग्लोब के, अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग रीजन्स के जब लैंडफॉर्म्स को स्टडी करें, हमें पता हो कि कौन से एजेंट्स ज़्यादा एक्टिव हैं, हमें पता हो कि टर्बुलेंट एक्टिविटीज़ कैसी हैं कैसी नहीं। हमें पता है 30 डिग्री पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है. It is the region representing the aridity and semi-arid areas. So definitely the agent which will remain active, that will be the air. Air will remain active because it is a dry region. So dry air will create dry इस तरह के landforms, है ना? Erosional agent के तौर पे air will play its role. In this particular region of heavy rainfall, water will play its role. And there ultimately you are at very very higher latitude, the frigid zone. आइस विल प्ले द मेन रोल. सो ये एक बार दिमाग में विजन क्लियर हो गया तो अब सब पता चल गया. तो देखिए इसको समझिए. हमने पढ़ा था इक्वेटर से लेकर के 30 डिग्री के बीच में इट्स अ ट्रॉपिकल रीजन. टेक्निकली इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ इट्स अ ट्रॉपिकल रीजन रिप्रेजेंटिंग द टॉरिड जोन, द हीट जोन. 23.5 से लेकर के अगर आप 30-35 के बीच में देखें तो सब ट्रॉपिकल रीजन. उसके बाद आप 60 तक जाइए तो वहाँ पर आ जाता है द टेम्परेट जोन. उसके बाद 60 से 66.5 से 70-75 तक सब पोलर जोन, सब पोलर क्लाइमेट. और उसके बाद तो टिपिकल पोलर. और इसी तरह से हमने समझा था 0 से 30 के बीच में लगभग टॉरिड जोन, 30 से 60 टेम्परेट 60 से 90 के बीच में फ्रिजिड जोन. इसी तरह से 0 से 30 के बीच में लोअर लैटिट्यूड, 30 से 60 के बीच में मिडल लैटिट्यूड, 60 से 90 के बीच में हायर लैटिट्यूड्स. सो लोअर, मिडल, हायर, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब पोलर, पोलर. ये नाम जो धड़ाधड़ चलने वाले हैं और पता होना चाहिए. अब आ गया नया नाम, लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, टेम्परेट हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ग्लोब, क्विक, सारी बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं. ग्राउंड ऐसी ही बनाई जाती है, ग्राउंड बन गई ना. आगे जो हम बातें करेंगे उसके लिए तो ग्राउंड सारी बन गई. तो ये देखिए आपका ग्लोब है, आप तो ऐसे रहते हो इसमें, है ना. तो ये देखिए इक्वेटर, इक्वेटर से हवा उससे ऊपर उठी, ऐसे फैली, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ पे जाके गिर गई, फिर वहाँ से इक्वेटर की तरफ आई, ऊपर उठी, फिर ऐसे चली, फिर गिर गई. तो ये एक ऐसा साइकिल बन गया.
ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा साइकिल यहाँ पर देखिए, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर बना हुआ है, तो एक उससे उठ करके किस तरफ को, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से एक किधर को आ जाएगी, टेम्परेट रीजन की तरफ, एक किधर चला जाएगा, उधर पोलर रीजन की तरफ। ओके, क्लियर, सही है। सब पोलर लो से, अरे यार तुम लोग ग्लोब पे गड़बड़ नहीं, 30 डिग्री टेम्परेट रीजन पे हाई प्रेशर है ना, तो वहाँ पे तो डिसेंडिंग कॉलम है, वहाँ से एक हवा गई सब पोलर 60 डिग्री वाला, एक हवा ऐसे सब पोलर की तरफ गई, एक पोलर रीजन से सब पोलर की तरफ आई, पोलर से तो ऊपर उठ रही है ना, तभी तो वहाँ लो प्रेशर है, तो पोलर से एक ऊपर उठी, सब पोलर की टेम्परेट की तरफ गई, टेम्परेट पे गिरी, फिर सब पोलर की तरफ आ गई, फिर सब पोलर से ऊपर उठी, टेम्परेट की तरफ गई, टेम्परेट पे गिरी, फिर सब पोलर की तरफ आ गई। एक तो ये सेल हो गया, डन। अच्छा, सब पोलर से ऊपर उठी, पोलर की तरफ गई, पोलर पे गिरी, सब पोलर की तरफ आ गई, सब पोलर से ऊपर उठी, पोलर की तरफ गई, पोलर पे गिरी और सब पोलर की तरफ आ गई। तो इतना रीजन पूरा पोल से सब पोलर रीजन के बीच का ये रीजन, ये इतना रीजन, इस रीजन में क्या हो रहा है ध्यान से देखो, सब पोलर रीजन से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, पोलर रीजन की तरफ जा रही हैं, पोलर रीजन पे गिर रही हैं, पोलर रीजन से हवाएं चारों तरफ सब पोलर रीजन की तरफ जा रही हैं। ये हवाएं बहुत खतरनाक होती हैं, ये बहती हैं जब, समझ में आई, ठंडी ठंडी हवाएं आ जाती हैं धरती पे, आपके इलाकों तक फैल जाती हैं फिर, क्योंकि ये वही पोलर रीजन में ऊपर से नीचे गिर रही हवाएं वहाँ पे हाई प्रेशर बनाती हैं। तो वहाँ पर अगर हाई प्रेशर इंटेंसीफाई हो रहा है तो वहाँ से सब पोलर रीजन की तरफ तगड़ी हवाएं आएंगी। तो आप एक तरफ देखेंगे कि आपको कहा जाएगा विशेषज्ञों के द्वारा, द लो प्रेशर रीजन इन द सब पोलर एरिया इज गेटिंग इंटेंसिफाइड एंड द high pressure region in the polar areas getting intensified, and the result is there is establishment of high level wind patterns in the polar to subpolar region। ये कहानी, इधर लो प्रेशर इंटेंसिफाई हुआ है, खींच रहा है पोलर रीजन से, आ जाके कमी हुई पड़ी है जिंदगी में, और उधर पोलर में बहुतायत हुई पड़ी है, वहाँ पर एक्सेस हुआ पड़ा है, उधर एक्सेस सरप्लस, इधर डेफिसिट, साइकिल मजबूत, समझ में आई। इधर सब पोलर रीजन अपनी जिम्मेदारियां नहीं अच्छे से निभा रहा, ऊपर उठाने वाली हवाएं डेफिसिट की ड्यूटी है इसकी निभा नहीं रहा, थोड़ा संतुष्ट बैठा है, और उधर पोलर रीजन में कुछ डिसेंड नहीं हो रहा, बहुतायत होना चाहिए था हवा का, उसके पास उतना नहीं हो रहा, दोनों कमज़ोर पड़ गए, जो विंड पैटर्न है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। पृथ्वी को रोको तो सही है रहा, पृथ्वी रोक दोगे सब बदल जाएगा, पृथ्वी तेज कर दोगे सब बदल जाएगा, पृथ्वी स्लो कर दोगे सब बदल जाएगा। तो इसकी रफ्तार जो भगवान ने बना दी, अब जो बनी पड़ी है, सारा खेल उसी से है। इसकी रफ्तार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट का रोल चलता है, वो यहीं से क्यों लेते हैं, कितनी हवा सब पोलर प्रेशर बेल्ट से उठ करके ऊपर जानी है, इसकी रफ्तार पर खड़ा है। आई बात समझ में, ये रफ्तार बहुत जरूरी है। दिन और रात का तो चलो खेल है ही है, हर चीज़ का खेल इससे जुड़ा है। ओके, और इन्हीं आती जाती हवाओं के साथ आगे बहुत सारे फिनोमेना जुड़े हैं जो हम करेंगे। ये हवाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हो ये जाता है, अब दिल से ध्यान समझो मेरी बात बच्चों, अब हो ये जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर में ये 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो हाई प्रेशर रीजन है, समझ ही गए हो ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जरा इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों में समझो, 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कॉन्टिनेंट्स की जो वेस्टर्न साइड होती है, कॉन्टिनेंट्स की जो वेस्टर्न साइड होती है, वेस्टर्न, वहाँ पर ज़्यादातर डेजर्ट्स पाए जाते हैं। खाने के बाद वाले डेजर्ट्स नहीं है ये रेगिस्तानी मरुस्थल वाले डेजर्ट्स हैं, है ना। कई बार ये सब पता नहीं चलता, होटलों ने बड़ी दिक्कत पैदा की लोगों की। एक तो मतलब पढ़ाई लिखाई वाली बाद में जो एक डेजर्टेशन है, एक ये डेजर्ट्स हैं और एक ये डेजर्ट है। आम आदमी तो इसी टेंशन में पड़ा हुआ है, उस साथ में सिविल सर्विस। तो 20 से 30 डिग्री नॉर्थ में हाई प्रेशर बेल्ट है मेरे बच्चों, और तुम निकल गए हो रेगिस्तान ढूंढने। आज शाम को ही घर वालों कह रहे रेगिस्तान ढूंढने जाना है, सर ने पढ़ा दिया। मिलेंगे जिस भी किसी कॉन्टिनेंट पे हो, उसके वेस्ट को ढूंढो, ओके, मिल जाएंगे पक्का। लेकिन कुछ डेजर्ट हैं जो इसको वायलेट भी करते हैं, वो एग्जैक्ट वहीं हो ऐसा भी नहीं है, उनकी लोकेशन इनलैंड भी है, वो सेंटर में भी पाए जाते हैं और वो हायर लैटिट्यूड्स पे भी पाए जाते हैं।
वो तो है, एक्सेप्शन से ज़िंदगी नहीं चलेगी ना, रूल से चलेगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर एक्सेप्शंस आर नॉट द रूल्स, रूल्स आर द परमानेंट थिंग्स। हम तो ज्योग्राफी उसी से पढ़ेंगे, तो मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। हाँ, अटाकामा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट है, तमाम डेजर्ट, अपना थार, अपना हीरो थार डेजर्ट है अपना, और सहारा डेजर्ट तो खैर सारा ही फैला हुआ है वैसे नॉर्दर्न अफ्रीका में। तो इस तरह से मेन डेजर्ट धरती के पकड़ लेने आपको 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे मिलेंगे और मिलेंगे वेस्ट में, बस इतनी सी कहानी। 20-30 डिग्री में क्यों मिलते हैं वहाँ पे, यही लैटिट्यूड से क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये कौन सी बेल्ट हैं, हाई प्रेशर बेल्ट्स आर देयर। हाई प्रेशर बेल्ट से तुम्हारा मतलब डिसेंडिंग एयर कॉलम्स, डिसेंडिंग एयर कॉलम से अपन का मतलब वेरी स्टेबल, नो वेदर टर्बुलेंसेज। नो वेदर टर्बुलेंसेज का मतलब ही सीधा बरसाते बरसूते नहीं, सूखा। सूखे का मतलब ही आर्द्रता की कमी, ह्यूमिडिटी की कमी, मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, एरिड और सेमी एरिड एरियाज, मतलब वही डेजर्ट्स। देख लो, ऐसे ज्योग्राफी काम करेगी। ओके, तो टॉपिक को अप्रोच करने के लिए जिन जिन चीज़ों पर बात होनी थी, जिन जिन शब्दावलियों पर बात होनी थी, वो हो चुकी। आप लैटिट्यूड का महत्व समझ चुके, ये तापमान से रिश्ता कैसे रखता है, क्योंकि सूर्य की गति से इसका रिश्ता है, नॉर्थवर्ड साउथवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन से इसका संबंध है, वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस आपने देख लिया कि वो कैसे काम करते हैं। आपने देख लिया कि इसी के आधार पर हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल भी ड्रॉ किया है। इसी के आधार पर हमने देख लिया कि किस तरह से 0 डिग्री पे रेस जा रही है पोलर रीजन्स में। दिन तो है लेकिन गर्मी कुछ हो ही नहीं रही है। ये नॉर्थ में भी है और ये साउथ में भी हो रहा है, दोनों पोल पे हो रहा है। 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात देती है। हॉराइजन के ऊपर आता ही नहीं है सन, आ रहा है आपको वहीं दिख रहा है, दिखते जा रहा है। ओके, कई महीने ऐसे होते हैं, कई महीनों में थोड़ा ऊपर दिख रहा है, आधी रात को मिडनाइट सन दिख रहा है, दिखते ही चला जाएगा। मिडनाइट हो गया पर सन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलेगा जब सन इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच की जर्नियों में है, मतलब जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो तब आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसा ही साउथर्न हेमिस्फेयर में मिलेगा जब इक्वेटर से कैप्रिकॉन की तरफ है, तो जब वहाँ पर जर्नी कर रहा है तो मिडनाइट सन वहाँ मिल जाएगा, या मिडनाइट सन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, नॉर्थ में भी। ओके, उसके बाद हमने देखा कि प्रेशर बेल्ट्स कैसे अस्तित्व में आती हैं। हमने इक्वेटर से शुरुआत की और हमने सब ट्रॉपिकल यानी कि टेम्परेट, सब पोलर और पोलर सारी प्रेशर बेल्ट्स बना दी। हमने देखा लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, सारी बेल्ट्स कैसे वर्क करती हैं हमने बता दिया। हवाओं का बाइफर्केशन, अब इसके बाद आगे इन टर्म्स की जब भी जिक्र होंगे, इन लोकेशंस का जब भी जिक्र होगा, आप इजीली सारी बातों को समझ जाएंगे। एटमॉस्फेयर में हम इसे बहुत डिटेल में कवर करेंगे हर चीज़ को, और तब हम आपको इनके नाम बताएंगे कि इनका सेल का नाम है। ओके, दीज सेल्स आर इम्पॉर्टेंट, इनके अलग अलग नाम हैं सबके, इनकी अपनी प्रॉपर वर्किंग है। तब हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि यहाँ पर इस लैटिट्यूड पे लो प्रेशर क्यों बन गया भाई, ये तो जबकि ठंडे इलाके हैं, ये ठंडे इलाके। बताएंगे घूमने का संबंध क्या है और बाकी चीज़ें भी हम बताएंगे कि फ्रंट बनते हैं, दो हवाओं का मिलना जरूरी है ना मेरे बच्चे। खाली यही नहीं कि हवा गर्म होकर के ऊपर उठी, ये भी है, कई बारी शैतानी हरकतें भी होती हैं। एक ठंडी हवा, एक गर्म हवा मिल रही है, एक दूसरी को उठा करके, जैसे एक ने उसको उठा के अपनी पीठ पे चढ़ा लिया, ये भी तो कुछ खेल है। तो वी विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स। ओके, तब हम आपको साइक्लोन्स बनना, अलग अलग इलाके में अलग अलग कारणों से बनते हैं, वो आगे कैसे मूव करते हैं, ये सब सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।